everyone, I'm Harshada, your LR mentor. In this video, we are going to discuss logical reasoning LR 1, which is based on coding, decoding and direction. राइट सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर लॉजिकल रीजनिंग के अंदर हमारे कितने क्वेश्चंस आते हैं सीयूटी जीएटी. ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं. अगर हम बात करते हैं जीएटी की, ठीक है, जीएटी में हमारे 3 सेक्शंस आते हैं. 3 सेक्शंस में आखिर कौन कौन से सेक्शंस है? क्यूए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एलआर, लॉजिकल रीजनिंग एंड नेक्स्ट होता है हमारा जीएसी. ठीक है, हमारे ओवरऑल ये तीनों सेक्शन से मिला के हमारे पास आते हैं 50 क्वेश्चंस. ठीक है, हमारे पास ओवरऑल इससे कितने आते हैं? हमारे पास 50 क्वेश्चंस आते हैं. ओके, अगर हम बात करते हैं क्यूए एंड एलआर की, इसके अंदर हमारे ऑलमोस्ट आते हैं 14 to 18 क्वेश्चंस. ठीक है, 14 क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्यूए हो सकता है 16 क्वेश्चंस हो. ऑन एन एवरेज दोनों के ऑलमोस्ट सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही आते हैं. ठीक है, एंड बाकी बचते हैं हमारे ऑलमोस्ट 10 to 12 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे जीएसीएस. ठीक है, 14 to 15 हो सकता है इसके वो, 14 to 15 हो सकता है हमारे पास एलआर. ठीक है, तो ओवरऑल हमारे अगर हम पूरे सेक्शन की बात करेंगे एलआर की, तो हमारे पास होने वाले हैं 14 to 18 क्वेश्चंस इन सीयूटी जीटी. राइट, चलिए सबसे पहले आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कोडिंग, डिकोडिंग एंड डायरेक्शन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आप इसको मिस करके एग्जाम देने नहीं जा सकते, इसको फिक्स कर लीजिए. अब इससे आखिर कितने क्वेश्चंस आते हैं सबसे पहले हम इसको समझते हैं ताकि हमें पता रहे हमें इसको कितना पढ़ने की जरूरत है. ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ कोडिंग एंड डिकोडिंग की, कोडिंग एंड डिकोडिंग से हमारे पास आते हैं फिक्स है कि इतने क्वेश्चंस और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे. वो है हमारे पास 3 to 4 क्वेश्चंस. कंफर्म है कि कोई भी सेट हो, कोई भी पेपर हो, कोई भी टाइमिंग पे एग्जाम हो रहा हो, उसमें हमारे पास 3 to 4 क्वेश्चंस आने ही वाले हैं. राइट, अब बात करते हैं हम डायरेक्शन की. तो डायरेक्शन के अंदर हमारे पास फिक्स है कि 2 to 3 क्वेश्चंस आने ही वाले हैं. ठीक है, तो आप समझ लीजिए आखिर कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है. हमारी आज की क्लास कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है. हमारी एक क्लास करके ज्यादा नहीं तो हम 6 to 7 मार्क्स अपने क्वेश्चंस कर पाएंगे. 6 to 7 क्वेश्चंस हम एग्जाम में करने वाले हैं. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके, सबसे पहले बात करते हैं हम आखिर कोडिंग एंड डिकोडिंग क्या होता है. पहले आप लोग मुझे बताएंगे, थोड़ा सा कोशिश करते हैं आखिर कोडिंग एंड डिकोडिंग होता क्या है इसे समझने की. ठीक है, अब आप लोगों ने ये चीज समझी होगी, पढ़ी होगी. हमारे पास कुछ पासवर्ड्स लिखी होती हैं. आखिर पासवर्ड्स कैसे बनते हैं? राइट, हमारे पास पासवर्ड्स कुछ अलग अलग लैंग्वेज में लिखी होती है. आखिर वो लैंग्वेज कहाँ से आती है, वो लैंग्वेज कहाँ से आती है, वो हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग. हमारे पास कुछ उसी तरीके से क्वेश्चन होने वाले हैं. हमारे पास फ्रेमिंग कैसे होगी क्वेश्चन की, पहले वो देखिए. हमारे पास क्या होगा, एक वर्ड होगा और वो क्या करा होगा, किसी न किसी तरीके से कोड करा होगा. ठीक है, कोड आ गया, कोडिंग होगी. हम क्या करने वाले हैं, इस वर्ड को, आखिर वर्ड से कोड कैसे बनने वाला है, हम इसको क्या करेंगे, डिकोड करेंगे. डिकोड कैसे होगा, डिकोड में कहीं ना कहीं हमारे पास क्या होगा, कोई पर्टिकुलर पैटर्न यूज हुआ होगा. हमने क्या करना है, उसी पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है कि आखिर वो कहाँ से बना है पैटर्न और कैसे बने. हम क्या करने वाले हैं, उस पैटर्न को आइडेंटिफाई. राइट, हमारे पास क्वेश्चन में एक और वर्ड होगा, हमने सेम पैटर्न को अप्लाई करना है इस वर्ड पर. हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसका कोड फाइंड आउट. ठीक है, समझ में आ गई हमारी पूरी क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे होने वाली है. हमारे पास वर्ड होगा, हमारे पास कोड होगा, हम क्या कर रहे होंगे, उसे डिकोड कर रहे होंगे. सिमिलरली हमारे पास एक और वर्ड होगा, उसमें हमें सेम पैटर्न फॉलो करना है और हमें क्या बताना है, उसका कोड बताना है. ये हमारा पूरा का पूरा चलने वाला है कोडिंग एंड डिकोडिंग. कोड भी हो रहे हैं, डिकोड भी कर रहे हैं. क्लियर? ठीक है, अब पॉइंट ये है कि आखिर नाम इस पैटर्न को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे. अब एन नंबर ऑफ पैटर्न बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं. हमें कैसे पता कि कहाँ से क्या लिखा है. राइट, तो हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ पैटर्न होते हैं. मुझे पता है कि इसी टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, तो हम वही डिस्कस करने वाले. ठीक है, हमारे पास ऑलमोस्ट 5 टाइप्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. टाइप नंबर 1. ठीक है, टाइप नंबर 1 है मेरा जम्बल्ड कोडिंग. एज नेम सजेस्ट, जम्बल्ड. जम्बल्ड का मतलब क्या होता है, आगे पीछे. बचपन में करते थे, फर्स्ट सेकंड क्लास में हमारे पास जम्बल वर्ड्स होते थे. वैसे क्या होने वाली है, हमारे पास इस बार जम्बल कोडिंग होगी. सेम तरीके से इस बार क्या होगा, जम्बल कोडिंग. एग्जाम्पल से समझते हैं. If in a certain code language rabbits is coded as this. Okay, चलिए देखते हैं. Rabbits
is coded as this STIBBAR. ठीक है, अब देखो ये मेरे पास वर्ड है, ये मेरे पास कोड है। आखिर हमने इसको कोड वर्ड से हमने कोड कैसे डिजाइन करा होगा, कैसे बनाया होगा, पहले ये देखते हैं। देखो क्या मेरा एस लास्ट प्लेस पर है और मैं कोड में देखूंगी तो क्या फर्स्ट प्लेस पर आ गया, ठीक है, ओके। टी देखो, टी लास्ट सेकंड पर है, यहाँ पर देखो सेकंड प्लेस पर आ गया। देन आई, देन बी, देन बी, देन ए, देन आई। क्या मैंने वर्ड को जस्ट रिवर्स करके लिख दिया? यही करा है हमने, राइट? यही होगी एग्जाम्पल। चलिए सबसे पहले ना हम ऑस्ट्रिच का हमें बताना है कोड। सबसे पहले हम इसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है, इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर आगे समझते हैं कुछ करना कैसे होता है। देखो ऑस्ट्रिच OSTRIC। अब देखो HCIRTSO, क्या मुझे मिल गया इसका कोड? आगे आंसर, राइट। चलिए अब देखो आखिर मुझे एग्जाम में कैसे पता लगेगा कि ये जंगल कोडिंग का क्वेश्चन है या नहीं। सबसे पहला काम होगा, क्या हमें सेम नंबर ऑफ लेटर्स दिख रहे हैं वर्ड में और कोड में? देखो 7 और यहाँ पर भी कितने हैं? 7 है, वर्ड में भी उतने हैं, कोड में भी उतने हैं, 7 7, ठीक है। अब देखो सेकंड चीज, क्या सेम लेटर्स यूज हो रहे हैं वर्ड में और कोड में? क्या सेम लेटर्स हैं? देखो R 1 टाइम था, R 1 टाइम था, A 1 टाइम था, 1 टाइम था, D 2 टाइम्स था, तो B भी हमारे पास 2 टाइम है। I T S, क्या हमें सेम लेटर्स मिले? यानी कि जब भी मेरे पास क्वेश्चन आएगा कोडिंग डिकोडिंग में, तो सबसे पहले मुझे क्या आइडेंटिफाई करना है? मुझे सबसे पहले चेक करना है उसका पैटर्न। पैटर्न में सबसे पहले मैं क्या चेक करने जाऊंगी कि आखिर वो जंगल कोडिंग का क्वेश्चन तो नहीं है, क्या सेम नंबर ऑफ लेटर्स यूज हो रहे हैं मेरे वर्ड में और उसके कोड में, ठीक है। सेकंड क्या चेक करूंगी, क्या सेम लेटर्स यूज हो रहे हैं मेरे वर्ड में और क्या मेरे कोड में? अगर वो है तो दैट मीन्स कि ये चीज क्लियर हो गई कि आखिर वो क्वेश्चन किसका होगा, मेरी जंगल कोडिंग। बताओ जंगल कोडिंग क्लियर है, राइट? चलिए आगे, ठीक है। तो हमें इसका कोड मिल गया ऑस्ट्रिच का, ओके। चलिए अब ना एक एक टाइप करते रहते हैं और साथ साथ उसके टाइप के साथ साथ उनके क्वेश्चंस करते रहते हैं, राइट, सो दैट आपको एक एक टाइप क्लियर होती है। चलिए ओके, सो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आप लोग एक मिनट लीजिए, सबसे पहले आप लोग ट्राई करिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। देखो अगर कुछ समझ में आ रहा हो तो ओके। देखो PEHEMENT, ओके, उसका कोड क्या लिखा हुआ है? BEHETNEN, डन, ठीक है, लिखा हुआ है, ओके डन। सबसे पहली चीज हमेशा ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है, जो भी मेरे पास गिवन वर्ड होगा और उसका कोड होगा मैं उसको हमेशा नोट करूंगी, ठीक है। रफ शीट होगी आपके पास एग्जाम में भी, आपको उसे नोट करके जरूर देखना है कि क्या सही पैटर्न बन रहा है क्या नहीं बन रहा। वर्बली करने की कोशिश नहीं करनी, ठीक है, इतनी जल्दी कोशिश नहीं करनी है, बाद में धीरे धीरे करके देखेंगे, अगर हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्टार्टिंग में ऐसी गलती नहीं करनी। सेकेंडली आप लोग हमेशा वर्ड को ऊपर लिखेंगे और उसके जस्ट नीचे लिखेंगे उसका कोड। देखो जैसे मैंने लिखा है, वर्ड ऊपर लिखा और उसका कोड लिखा है जस्ट उसके नीचे, सो दैट मुझे पता रहे कि आखिर कौन से लेटर की मूवमेंट कहाँ होगी, ठीक है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि रिवर्स होगा, हो सकता है कि फर्स्ट सेकंड प्लेस पे चले जाए, सेकंड और फर्स्ट बेस इंटरचेंज कर ले, कुछ भी पॉसिबिलिटी है, एन नंबर ऑफ पैटर्न्स बन सकते हैं, राइट। चलो देखो, क्या V E H E ये चारों के चारों सेम प्लेस पर है, फिक्स है, अपनी प्लेस पर ही है, ओके। नाउ नेक्स्ट देखो T N E N, क्या इन चारों ने अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लिया, राइट, ये इंटरचेंज हो गए, ये बात क्लियर होगी। तो यानी मेरे पास फिक्स पैटर्न मिल गया। अब मुझे देखो कोड किसका बताना है, मॉर्नफुल का, ओके। देखो MUR ये फिक्स होना चाहिए, MUR कहाँ पे फिक्स है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो आंसर क्या होगा मेरा? ऑप्शन नंबर ए। अपनी अप्रोच आपने यही रखनी है, मेरे पास एग्जाम में 4 ऑप्शंस होंगे, मुझे 4 में से ही आंसर मार्क करना है, तो मैं पूरा सॉल्व कर करके नहीं देखने वाली हूँ, ये बात आपने अभी से ध्यान रखनी है। यहाँ पर आप लोगों को अपना टाइम सेव करना, ठीक है। अब देखो MOUR, ओके, ये तो मेरे को क्लियर है। अच्छा देखो उसके आगे देख लेते हैं,
एल आना चाहिए, एल है, देन क्या आना चाहिए, यू, यू है, देन एफ, देन एन। बताओ मिल गया आंसर? आंसर क्या आ गया मेरा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए, in a certain code language refrigerator is coded as this, which word from the following would be coded as this? Okay, आखिर कौन सा वर्ड बनेगा, हमें ये आइडेंटिफाई करना है। चलिए ट्राई करिए आप फिर मेरा। रेफ्रिजरेटर, ध्यान से देखोगे तो बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा, ऐसे भी ना करें। देखो आर लास्ट में है, आर, ओ ओ, टी टी, ए ए, आर आर, ई ई, जी आई आर, एफ ई आर। क्या जस्ट क्या हो रहा है, ये रिवर्स हो रहा है, कर दिया मेरे पास, राइट। अब मेरे पास देखो क्या है, कुछ तो हमारे पास वर्ड लिखा हुआ है, चेक कर ले। देखो सबसे पहले क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, ए ए ए, ये तो मेरा आंसर नहीं हो सकता, सबसे पहले क्या आने वाला है, नेक्स्ट देखो एम, एम, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एम एम एम। ओके नेक्स्ट देखो क्या आना चाहिए, अच्छा 2 एम है, यानी कि एम आना चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एन, तो कैंसिल हो गया, आंसर क्या होगा मेरा? ऑप्शन नंबर सी। बस रिवर्स करके लिखना था, मेरे को अपनी अप्रोच यही रखनी है, स्टार्टिंग के 2 लेटर्स चेक करो, आंसर मार्क करने की कोशिश करो, बस ये करना है। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, सपोज कई बार ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन डी में उन्होंने दे रखा हो नन ऑफ दिस। अब जब भी नन ऑफ दिस होता है ना पॉइंट में, हमेशा उसे पूरा सॉल्व करके दे। कई बार ये होता है कि कई बार लेटर्स ना आगे पीछे हो जाते हैं, राइट, फिर मैं वहां पे गलती कर सकती हूँ, वहां मेरे मार्क्स कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए फिर उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा सॉल्व करके देखना है, राइट। चल अब चलते हैं इस पार्ट पे। ओके ये बात से आ गया है टाइप 2 मिरर कोड। हाँ जी, अब मिरर वैल्यूज, मिरर कोड्स, ठीक है, हम इन्हें बहुत सारी चीजों से बुलाते हैं। चलिए देखिए, सब कुछ छोड़ के यहाँ पर ध्यान देना। लेट्स सपोज हमारे सबको पता है कि आखिर ए टू जी सबको आती है, कितने लेटर्स होते हैं मेरे पास? 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है, 26 लेटर्स होते हैं। अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड से नंबर्स देना स्टार्ट कर, लेफ्ट हैंड साइड से अगर मैं नंबर देती हूँ तो ए को क्या दो, 2 3 4, देन 24, 4 5 6, ठीक है, ये मैंने नंबर दिए हैं लेफ्ट हैंड साइड से। अच्छा अगर मैंने नंबर देती हूँ राइट हैंड साइड से, अगर मैंने राइट हैंड साइड से नंबर देती हूँ तो दिस इज 1 2 3, देन देखो 26 25 4 3, राइट। आगे ओके, अच्छा अब मैं आप लोगों से पूछती हूँ, मुझे क्या बताओ, मैंने 1 नंबर किसे दिया? तो आप लोग क्या बोल रहे हो, मामा आपने 1 नंबर किसे दिया है? 1 नंबर दिया आपने ए एंड सी को, इन दोनों को दिए, तो ए एंड जी क्या हो गए मेरे मिरर कोड्स, क्या हो गए मेरे मिरर कोड्स हो गए, यानी कि फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर क्या हो गए मेरे मिरर कोड्स हो गए, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछती हूँ कि मुझे बताओ कि मैंने 2 नंबर किसे दिए, यानी कि सेकंड नंबर किसे दिया, तो मैंने किसे दिया है बी एंड 5। अब देखो बी एंड 5 क्या हो गया फिर से मेरे मिरर कोड्स, राइट, समझ में आ गया, यानी कि सेकंड लेटर एंड लास्ट सेकंड। अच्छा मैं पूछती हूँ, अगर मुझे बताओ थर्ड नंबर मैंने किसे दिया, तो थर्ड नंबर किसे दिया हम सी को एंड एक्स, ठीक है, तो सी एंड एक्स क्या होगा मेरा मिरर। ओके अच्छा, यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि इन टोटल मेरे पास 13 पेयर्स बनने वाले हैं। इन टोटल मेरे पास कितने पेयर बनेंगे? 13 पेयर बनेंगे, राइट, 13 पेयर बनेंगे क्योंकि 26 है तो 13 ऐसे ही बनेंगे, ठीक। ओके अब पॉइंट की बात ये है कि हमने इसे याद कर, अब क्योंकि एग्जाम में मैं ऐसा सोचूंगी यार मैं लिख लूंगी ड्रॉ कर लूंगी तो बहुत टाइम जाएगा, ठीक है, इतना टाइम नहीं है एग्जाम में हमारे पास, ठीक है। तो अब हम इसे कैसे याद करने वाले हैं, सबसे पहले वो देखो 2 अप्रोचेस है। सबसे पहले या तो तुम एग्जाम में टाइम लगाओ, टेबल बनाओ, टेबल देखो कैसे बनेगी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, एन तो कितने हो गए 13 लेटर्स हो गए, ठीक है। उसके बाद एन के जस्ट नीचे क्या लिखना है, एन,
NOPQRSTUVWXYZ। या तो मेरे पास मुझे एग्जाम में कुछ नहीं आता तो मैं ये कर रही हूँ, मैं टेबल ही बना रही हूँ, पर ऐसा नहीं करना, ठीक है। मेरे पास एग्जाम में बहुत सारी चीजें करने के लिए, तो मैं ये सब करने में टाइम नहीं खराब करने वाली। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हम इसे करेंगे याद। अब देखो क्लास में ही हम इसे याद करने वाले हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले एक बात, एक चीज समझो, क्या आप A एंड Z को याद कर सकते हैं? ये तो बहुत इजी है, इसमें तो कुछ याद करने लायक ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट B एंड Y, B एंड Y भी इजीली हो सकता है, कर सकते हैं B एंड Y को भी अच्छे से याद, ठीक है। चलिए अब देखो आगे, बाकी सबके लिए क्या है, मेरे पास है निमोनिक्स। बाकी सबके लिए क्या है मेरे पास, निमोनिक्स है। जैसे हम इंग्लिश में डिफिकल्ट वर्ड्स को याद करने के लिए किसका यूज करते हैं, निमोनिक्स का। किसी वर्ड से रिलेट कर लेते हैं, राइट, किसी ना किसी एक वर्ड से रिलेट कर लेते हैं, सो दैट मुझे क्या हो जाए, याद हो जाए, ठीक है। आप लोग ध्यान से मेरे साथ साथ बोलेंगे, सो दैट आपको अभी क्लास में ही याद हो जाएगा। चलिए देखिए, C और X के लिए मेरे पास वर्ड है क्या, क्रैक्स। CX क्रैक्स खाया, बस उसी से रिलेट करना है, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखो DW के हमारे पास वर्ड होते हैं माउंटेन ड्यू, ड्यू DW माउंटेन ड्यू DW, ठीक है। आपने बस कुछ नहीं करना, जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ उसके बाद आपने 1 मिनट लेना है, उसे ध्यान से रीड करना है, अपनी नोटबुक में नोट करना है और उसे में याद होता है, कुछ नहीं करना, ठीक है। कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। नाउ नेक्स्ट है EV। अच्छा EV के लिए ना वर्ड है मेरे पास लव। देखो इंग्लिश में हमारे पास वर्ड होता है LOV। अब एक ही वर्ड से क्या मेरे दो पेयर याद हो रहे हैं, हिंदी याद से EV EV, ठीक है, एंड LO लव, हो गए पेयर याद, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारे पास वर्ड है FU। देखो FU के लिए ना थोड़ा सा बेकार सा वर्ड है, फालतू, FU कर सकते हैं, फालतू फालतू, ठीक है, FU। ओके नाउ GT। देखो GT सबसे इजी होने वाला है आपको। देखो GT जर्नल टेस्ट, जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट है माना, बट क्या हम उसे GT को जर्नल टेस्ट की तरह याद कर सकते हैं, GT, ठीक है। नेक्स्ट देखो HS अच्छा HSRI कुछ याद आ रहा है, SHRI, देखो SHRI क्या हो गया, श्री। एक ही वर्ड से फिर से दो पेयर याद होगा, SH एंड RI, हो गए डन, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो JQ कार्ड्स खेला किसी ने, कार्ड्स में होते हैं JQ, जैक एंड क्वीन, जिसे हम 11 एंड 12 भी बोलते हैं काफी लोगों से, ठीक है, जैक एंड क्वीन, तो JQ डन, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास KPTK। अच्छा आमिर खान की मूवी आई थी कुछ टाइम पहले, अगर किसी ने देखी हो, याद हो किसी को, उसका नाम था PK, रिलीजन पे बेस्ड थोड़ी रिलीजियस मूवी, PK। तो PK क्या है, आमिर खान की है, उससे रिलेट कर सकते हैं हम, बताओ। देन सारे के सारे पेयर याद हो सकते हैं 13 के 13, ठीक है। अब पहले आप लोग 1 मिनट लीजिए, इसे आराम से नोट कीजिए, इसे अच्छे से देख लीजिए, देन उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो पहले देखिए आराम से, नोट करिए। हाँ जी, ठीक है। अब आई होप आप लोगों ने इसे ध्यान से पढ़ लिया होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम, आखिर हमारे पास क्वेश्चंस कैसे आते हैं और हमें कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको इग्नोर कर रही हूँ, इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं आप लोगों से जनरली पूछ रही हूँ, मुझे कोड बताओ, आखिर कंप्यूटर का कोड क्या होगा। अगर मुझे इसका मिरर कोड बताना है तो आखिर कंप्यूटर का कोड क्या होगा। देखो C का मिरर कोड X, O का मिरर कोड L, M का मिरर कोड N, P का मिरर कोड K, U का मिरर कोड F, T का मिरर कोड G, E का मिरर कोड B, R का मिरर कोड, मिल गया मुझे कोड, ठीक है। आगे A का मिरर कोड क्या होता है, Z होता है, Z का मिरर कोड क्या होता है, A होता है। वैसे B का मिरर कोड क्या होता है, Y होता है, Y का मिरर कोड क्या होगा, D होगा, डन, ठीक है।
चलिए अब हम चलते हैं आखिर हमारे पास क्वेश्चन में क्या होता है। आप क्वेश्चन से पूछते हैं। चलिए देखो, if in a certain code language education is coded as this, okay, education होता है आपसे, education is coded as V W F X Z G R L N, ठीक है। चलो देखो, E का मिरर कोड V होता है, D का मिरर कोड W होता है, U का मिरर कोड F होता है। ये क्लियर होता है कि अगर क्या लिखना है मिरर कोड से, राइट। अब मुझे किसका कोड बताना है, प्रथम का ही कोड बताना है। देखो P का मिरर कोड क्या होगा, P का मिरर कोड क्या होता है, K होता है, ओके। नेक्स्ट देखो R का मिरर कोड क्या होगा, I होगा। A का मिरर कोड क्या होगा, Z होगा, ठीक है। T का मिरर कोड क्या होगा, G होगा। H का मिरर कोड क्या होने वाला है, S। A का मिरर कोड क्या होगा, Z। M का मिरर कोड क्या होगा, N। बताओ क्या मुझे प्रथम का कोड, राइट, मुझे प्रथम, ठीक है। सो ये था मेरी क्या मिरर। चलिए अब क्वेश्चंस कर लेंगे, राइट। चलो देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चंस पे चलने से पहले एक चीज हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, अगर मेरे पास क्वेश्चन आएगा तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगी आखिर कौन सा पैटर्न है, राइट। सबसे पहले मैंने क्या चेक करना था कि आखिर वो जंबल कोडिंग है या नहीं है। अब लेट्स सपोज वो जंबल कोडिंग नहीं है, तो मैं क्या चेक करने के चलेंगे जाऊंगी, अब मैं चेक करूंगी क्या वो मिरर कोडिंग है या नहीं। अब मिरर कोडिंग है या नहीं है उसके लिए मुझे मिरर कोड्स को अच्छे से याद करना बहुत जरूरी है। अगर मुझे मिरर कोड्स याद नहीं होंगे तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगी, मैं उस टाइम पे एग्जाम में फंस जाऊंगी, ठीक है। और एग्जाम में क्वेश्चंस भी आने ही आएंगे तो कंफर्म है, और आएंगे भी ज्यादा, तो इसलिए कोई सेंस नहीं बनता कि आप इन्हें बिना याद करे एग्जाम में जाए, ठीक है। तो याद करने की जिम्मेदारी है हमारी। चलिए अब चलते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज रूटीन इज रिटन एज दिस, देन हाउ विल क्वालिटी बी रिटन इन दिस लैंग्वेज। ओके देखो, चलो रूटीन के लिए R O U T I N E, ठीक है। और इसका कोड है P M R G F L I, ओके। देखो क्या होगा आखिर इसमें, समझ में आ रहा है कहाँ पर किसका कोड लिखा है, एनी आइडिया। देखो इतना तो पता ही है कि मिरर कोडिंग में करवा रही हूँ, अब मिरर कोडिंग कहाँ है कैसे है ये समझ में, क्या मैं ये कह सकती हूँ आर का मिरर कोड आई होता है, ये तो मुझे कंफर्म, आर का मिरर कोड क्या होता है आई, तो क्या आई यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखो ओ का मिरर कोड क्या होता है एल, देखते हैं यहाँ पे। यू का मिरर कोड क्या होता है एस जी टी आई आर एन एन, ऐसे लिखे हुए हैं हमने मिरर कोड्स को जस्ट रिवर्स करके लिखा है, ऐसे ही मुझे किसका कोड बताना है, क्लैरिटी का। देखो वाई का मिरर कोड सबसे पहले आएगा, वाई का कोड क्या हो जाएगा, क्या होना चाहिए वाई का कोड, राइट राइट। क्या मेरे पास किसी भी ऑप्शन में वाई ये लिखा है, नहीं लिखा, राइट, तो आंसर क्या हो जाएगा। आप चलो एक बार चेक कर लेते हैं आंसर क्या होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा बी, ओके, देन उसके बाद क्या आना चाहिए टी का जी, देन एल का ओ, ई का यू का एफ, आर का आई, सी का एक्स, मिल गया मुझे आंसर, राइट। सिर्फ एक लेटर मुझे पहचानना था और मुझे सिर्फ इस पॉइंट पर काम करना होता है, ये मेरा काम था, बहुत 10 सेकंड्स का काम है फिर आंसर मार्क करना, अगर मुझसे ये ठीक से हो गया तो, ठीक है। कई बार क्वेश्चन होंगे, कई बार ऑप्शंस बहुत क्लोज होंगे, तब मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज मुझे मेहनत नहीं करनी, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आई होप इतना सभी को क्लियर होगा, राइट, आई होप इतना क्लियर होगा। चलिए हाँ जी, अब बात करते हैं हम टाइप 3। टाइप 3 का नाम है पैटर्न सब्स्टिट्यूशन। देखो सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन आएगा तो मैंने क्या चेक करना था कि वो जंबल कोडिंग है या नहीं,
अच्छा, लेट सपोज वो जंबल कोडिंग नहीं थी मैम, अब जंबल कोडिंग नहीं थी तो मैम क्या होगा, फिर क्या चेक करना था मुझे, अब क्या वो मिरर कोडिंग है या नहीं है। मिरर कोडिंग के लिए मुझे मिरर कोड से नहीं आंसर होगी। अच्छा मान लो कि अब वो मिरर कोडिंग भी है, अब मैम वो मिरर कोडिंग का क्वेश्चन भी नहीं आया, अब क्या करना है, अब और क्या हो सकता है, अब मेरे पास यहाँ पर बनता है क्या, पैटर्न सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, पैटर्न सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, सबसे पहले वो देखो। ओके, सबको छोड़ के पहले ये देखो, अगर मैं ए में प्लस करती हूँ टू तो मुझे कौन सा लेटर मिलता है, ए में मैं प्लस टू करती हूँ तो कौन सा लेटर मिलता है, मुझे मिलता है सी। अच्छा देखो आखिर सी कैसे आता है, यानी कि ए से टू प्लेसेस फॉरवर्ड, देखो वन टू, क्या आ गया मेरे पास, सी आ गया सी। ठीक है, ओके लेट्स सपोज मैं सी से करती हूँ -4 तो क्या मिलता है, सी से -4 करके क्या मिलता है, देखो सी से -4 करके हमें क्या मिलने वाला है, देखो 1 2 3 4, क्या आ गया मेरे पास 1। अब देखो ध्यान से, जी से वापस से आ जाएगा, ठीक है, ऐसे ही पूरा घूम के वापस से बैकवर्ड जाएंगे तो ए से पहले क्या आने वाला है जेड, जेड से पहले क्या आने वाला, जेड के बाद क्या आने वाला है ए। ये एक पूरी की पूरी कॉन्टिन्यूस सीरीज है, ये समझ लो। ठीक है, इसका कोई एंड नहीं है। प्लस करने के लिए बोलेगा तो हम आगे चले जाएंगे, जैसे कि अगर मुझसे बोलेगा कि जेड में प्लस कर दो, अगर आपसे वो जेड में प्लस करने के लिए कहते हैं 3 तो देखो क्या आएगा 1 ए 2 और ये फिर क्या आ गया मेरा थर्ड पर सी। ठीक है, बात क्लियर है, ठीक है इतना क्लियर है। चलिए अब यही +1 +2 करके क्या बनती है मेरे पैटर्न सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, यही +1 +2 +3 करके क्या बनते हैं मेरे पैटर्न सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन। कैसे, PAT, लेट्स सपोज मेरे पास एक वर्ड है बैट्स, बैट्स को हमने कैसे कोड करा, देखो तो बता सकते हैं कैसे कोड करा है, समझ में आ रहा है। बी से सी क्या कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं, ए से बी क्या कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं, टी यू फिर से क्या कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं, एस टी क्या कर रहे हैं, फिर से +1, सब में क्या हो रहा है मेरा +1 हो रहा है, मिल गया मुझे बात। ठीक है, यही मैं समझाने के लिए मैंने आपको सबसे पहले A+2 A+3 करवाया। ठीक है क्लियर। अब देखो +1 +1 +1 +1 ये क्या होते हैं, मतलब पैटर्न, ये क्या होता है मेरे पैटर्न। अब देखो लेटर्स हैं, लेटर्स में मैक्सिमम क्या कर सकती हूँ, या तो मैं फॉरवर्ड जा सकती हूँ, मैं बैकवर्ड जा सकती हूँ, क्या इसके अलावा और कुछ हो सकता है, नहीं कुछ नहीं हो सकता, या तो मैं फॉरवर्ड जाऊंगी या बैकवर्ड जाऊंगी, दैट्स इट, और तो कुछ नहीं हो सकता, राइट। अब देखो पैटर्न्स कैसे बने, पैटर्न्स सिर्फ जरूरी नहीं है कि मेरे सिर्फ प्लस से बने, +1 ही होगा ऐसा जरूरी नहीं होता, ऐसा हो सकता है +1 चल रहा है तो -1 हो जाए, कुछ भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है +-2 हो जाए, तो मना थोड़ी है, पैटर्न तो है ही, राइट। ऐसा भी हो सकता है +-4 हो जाए, ऐसा हो सकता है कि पहले +1 हो रहा हो, फिर +2 हो रहा हो, +3 हो रहा हो, +4 हो रहा हो, एंड सो ऑन। हो सकता है कि सेम चीज माइनस में हो जाए, इस चीज की मतलब पॉसिबिलिटी है, राइट। ऐसे n नंबर ऑफ पैटर्न्स बन सकते हैं, और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, कभी भी ऐसे पैटर्न्स नहीं, ये पैटर्न कभी नहीं कहा जाएगा, ध्यान से देखो, -4 हो गया, फिर मैं कर रही हूँ -1, फिर मैंने कर दिया +6, मैं फिर -2 कर रही हूँ, बताओ लग रहा है कि ये कोई पैटर्न है, देख के लग रहा है कोई पैटर्न है, नहीं ये कोई पैटर्न ही नहीं, ऐसे पैटर्न्स कभी नहीं बनते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, यानी कि आपने या तो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ कर दिया या फिर एग्जामिनर से कुछ गड़बड़, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है, तो क्योंकि पैटर्न ऐसा कभी नहीं बन सकता, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हमारे एग्जाम्पल, या फिर हमारे पास एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए, if in a certain code language Pratham is coded as this, then how will you code the word faculty? Okay,
चलिए देखिए प्रथम को कैसे कोड करते हैं। भाई पहले हम लिखेंगे कोड क्यू एस टी आई पी एल। ठीक है ये ना, चलिए पी क्यू +1, आर एस +1, ए बी +1, टी यू +1, एच आई +1, ए +1, एम एन +1। अरे ये तो बहुत इजी हो गया, सब में क्या हो रहा है +1 ही तो हो रहा है, इसमें तो कुछ ज्यादा करना है। ठीक है तो अब मुझे फैकल्टी का कोड बता दो। एफ में +1 करेंगे तो क्या आएगा, एफ +1 इज जी, ए +1 इज बी, सी +1 is D, Q +1 is B, L +1 is M, T +1 is U, Y +1 is Z। बताओ आगे कोड फैकल्टी का, राइट डन। अब मुझे बताओ क्या पैटर्न सब्स्टिट्यूशन क्लियर है, बट हाँ ये तो है रहेगा ही रहेगा कि इसमें n नंबर ऑफ पैटर्न्स बन सकते हैं। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतने पैटर्न्स क्लियर होते चले जाएंगे, समझ में आने लग जाएगा कि अच्छा ये भी बनता है ये भी बनता है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ समझ में नहीं आए। एलआर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्रैक्टिस, ठीक है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, n नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करेंगे, तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस करनी ही करनी है। एग्जाम में मुझे नहीं पता ना क्या पैटर्न आ जाए, राइट, इसलिए सारे पैटर्न्स को देख के जाओ पहले से, राइट। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चंस पे। ओके सबसे पहले आप लोग ट्राई करेंगे क्वेश्चन, देन मैं डिस्कस करूंगी। बताओ चलो if in a certain code language builder is coded as this, then how will you code the word ceiling in the same code language? बताइए चारों लाइन में। देखो जरूरी नहीं होता जो जिसके सामने लिखा है वही उसका कोड होता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा, ठीक है। कोड्स आगे पीछे भी होते हैं। चलो देखते हैं भाई, सबसे पहले बी यू आई एल डी आर, ठीक है, इसका कोड क्या है, जे बी सी के एस एफ ई, डन, ठीक है। चलिए अब सोचो, मुझे बताओ कि आखिर कहां पर क्या हो सकता होगा, एनी आइडिया किसी के मन में आ रहा हो? देखो मुझे एक चीज दिख रही है, देखो मैं बी से अगर जे जाने की बात, तो देखो सबसे पहले अपने पास रैंडम मोशन मान लो, जंगल कोडिंग तो नहीं है, तो मेरा कोडिंग सब वाई होना चाहिए कहीं नहीं, तो मेरा कोडिंग तो नहीं, ठीक है। अब देखो बचता क्या है, पैटर्न सब्स्टिट्यूशन। पैटर्न सब्स्टिट्यूशन क्या है, क्या बी से जे जाने में लग नहीं रहा कि सी डी ई एफ जी एच आई जे, मतलब मैं +8 कर रही हूँ, पॉसिबल है, मतलब थोड़ा सा अलग नहीं लग रहा, ठीक है। अच्छा एक चीज दिख रही है, चलो बी और जे को छोड़ दो, इग्नोर करो, यू वी, इसमें तो +1 हो रहा है, तो समझ में आ रहा, आई से सी यार माइनस कर रहे हैं तो सेंस नहीं बन रहा, एल से के क्या कर रहे हैं हम, -1 कर रहे हैं, राइट, जे के एल एन डी करते हैं, के एल फिक्स, देखो डी एस का सेंस नहीं बन रहा, पर ई एफ का बन रहा है, ई एफ इज ऑल्सो +1, इतना कुछ क्लियर, +1 -1 +1, इतना समझ में आता। अब ध्यान से देखो, क्या मुझे बी और सी में प्लस कर, क्या बी और सी का कॉम्बिनेशन बन सकता है, इससे सी जा सकते हैं, क्या कर रहे हैं हम +1 कर रहे हैं, आई से जे जा सकते हैं, +1 कर रहे हैं, राइट, आर एस +1, बी ई +1, क्या मुझे पैटर्न, राइट, समझ में आ गया। चलो अब मुझे कोड बनाना है इसका सी,
देखो ए का ए में +1 करेंगे तो क्या आएगा, बी आएगा। अच्छा देखो ये तो आंसर नहीं हो सकता है, ये भी आंसर नहीं हो सकता, या तो आंसर डी होगा या फिर बी होगा। अब देखो नन ऑफ दीज है तो मेरा काम बनता है, मैं बिल्कुल ही फिक्स हो गया कि मुझे पूरा का पूरा कोड फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब मैं कुछ रिस्क नहीं ले सकती। ई एफ, अच्छा चलो आंसर तो मेरे नहीं आ। ई पे +1 करते तो क्या आता, एफ आता, फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ, डी लिखा हुआ, ये भी क्या हो गया मेरा, कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या होगा मेरा, ऑप्शन नंबर डी नन। ठीक है, बताओ क्लियर है, डन। चलिए आगे, वेट, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। Okay, so in a certain code language, curative is coded as this. How is steaming to be written in the same code language? Curative. C-U-R-A-T-I-E is coded as, is written as B S B B B H S. Okay. ध्यान से देखो, कुछ समझ में आ रहा है? देखो जरूरी नहीं होता जो जिसके सामने लिखा है वही उसका कोड, कोड आगे पीछे भी हो सकते हैं, ये तो अब तक समझ में आ ही गया होगा सभी। ठीक है, मुझे कोड बताना है स्टीमी। टाइम लो, आराम से सोचो, मुझे आंसर बताओ, फिर डिस्कस करते हैं। देखो ये तो मुझे समझ में आ रहा है, सी से बी समझ में आ रहा है कि यार -1 तो हो सकता है। ठीक है, यू से एस, एस टी यू, -2 हो रहा है, समझ में आ रहा है। आर से वी, आर से वी कैसे जा सकते, आर एस टी यू, ये तो +4 हो गया, एस टी यू +4 हो गया। अब ये माइनस कर रहे थे, अब ये प्लस कर रहे हैं, तो कुछ सेंस बन रही है नहीं। ठीक है, यानी कि ये पैटर्न तो फॉलो नहीं कर। जो जब जिसके सामने कोई नहीं लिखा होता, मैं समझ में आ रहा है, जब फर्स्ट चेक करी ना, फर्स्ट को लास्ट से कनेक्ट करने की कोशिश करो। देखो सी का ऐसे कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है, सी और एस अपने आप में ही बहुत। ठीक है ना, थर्ड चीज, आखिर हम क्या करते हैं जब ऐसे क्वेश्चन में फंस जाते हैं, इन दोनों को बीच से ब्रेक करके देखो। क्या मेरे पास इवन नंबर है, इवन नंबर है तो बीच से ब्रेक कर, देखो 8 है तो ब्रेक कर दिया। ठीक है, ब्रेक करके देखो, ब्रेक करने के बाद क्या कुछ समझ में आ रहा है, आंसर देखो, ए बी +1, आर एस +1, बी +1, सी बी +1, सब में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, राइट। अब देखो यहाँ सब में क्या हो रहा है, +1। अच्छा क्या क्या कर रहे हैं, सर ए से डी जो है माइनस हो रहा है, बी यू माइनस हो रहा है, आई एच माइनस हो रहा है, टी एस माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है मेरा -1। पहले 4 टर्म में क्या कर रहे थे हम, +1 कर रहे थे, नेक्स्ट 4 टर्म में क्या कर रहे हैं हम, -1। ठीक है, अब मुझे किसका कोड बताना है, स्टीम का। देखो ए में +1 करेंगे तो क्या आएगा, बी। ओके सब में बी है, ये नहीं हो सकता आंसर, ये तो क्लियर है, राइट। नेक्स्ट देखो ई में +1 करेंगे तो क्या आएगा, एफ। ओके एफ यहाँ पर, एफ यहाँ पर, एफ यहाँ पर, ओके टी यू 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 यू, ओके एस टी 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 टी, ओके इन सब में +1 हो रहा था, तीनों ही अभी तक सस्टेन करें। चलो अब नेक्स्ट चेक करते हैं, जी से मैं -1 कर तो क्या आता है, जी से क्या करना है, -1 करना है तो क्या आएगा, एफ आएगा, ई एफ जी एफ आएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एच कैंसिल, यहाँ क्या लिखा हुआ है, एल कैंसिल, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है हमें आंसर। अब मुझे पूरा चेक करना है, मुझे अपनी अप्रोच ही यही रखनी है, बस पूरा ऑप्शन से मुझे उसी में से आंसर को मार्क कर। पर एक बार हमेशा ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ आंसर्स ना गलत होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि एनडीए से कोई ना कोई गड़बड़ हो, तो वहां पर हमेशा आपने मार्क करना होता है बेस्ट पॉसिबल आंसर, जिसके होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, मुझे वही मार्क करना है। तो अभी तक मैंने इतना करा तो मुझे समझ में आ गया कि भाई आंसर क्या बनना चाहिए, आंसर ए ही बनना चाहिए।
राइट, यहाँ पर ठीक है वैसे तो, बट जनरल सेंस में बता रही हूँ। तो आंसर क्या होगा मेरा? ए, राइट। चलिए आगे चलते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन है हमारे पास। थ्राइव्स इज कोडेड एज दिस, THRIVES is coded as NUJUMAKZ. Then how? Okay, इसका क्वेश्चन चेंज है। Which word will be coded as soulful? आखिर कौन सा वर्ड होगा जिसे हम कोड करेंगे कैसे? सोलफुल से। यानी कि ध्यान से देखो, अब तक मुझे वर्ड दे रखे थे और कोड दे रखे थे, और मेरे पास एक और क्या होता था? वर्ड होता था जिसका मुझे क्या फाइंड आउट करना होता था? कोड करना था। इस बार लैंग्वेज क्या हो गई है? चेंज हो गई है। लैंग्वेज का फर्क समझो। देखो इधर क्या है? हाउ इज स्ट्रीमिंग टू बी रिटन इन द सेम कोड लैंग्वेज। इस बार क्या दे रखा था? आखिर कौन हम स्ट्रीमिंग को कैसे लिखेंगे सेम कोड लैंग्वेज में। और इस बार क्या दे दिया उन्होंने? इस बार मुझे बोल दिया विच वर्ड विल बी कोडेड एज दिस। आखिर कौन सा वर्ड होगा जिसे हम कोड करेंगे कैसे? सोलफुल से। ठीक है, यानी कि मुझे क्या दे रखा है? मुझे वर्ड की बजाय इस बार क्या दे रखा है? कोड दे। कोड क्या हो गया? सोलफुल। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी एक वर्ड गिवन है, थ्राइव्स, और उसका कोड गिवन है UJUMAKZ। ठीक है, अब आराम से देखो कि क्या कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा हो? कुछ माइंड में आ रहा है किसी के? एक बार ट्राई करो तो डिस्कस करते हैं। TU इज +1। ठीक है, H से J जाना, HIJ। क्या कर रहे हैं? +2 कर रहे हैं। R से कहाँ जाना है हमें? U। देखो STU क्या कर रहे हैं? हम +3 कर रहे हैं। IJKLM क्या कर रहे हैं? +4 कर रहे हैं। इतने में मुझे पैटर्न समझ में आना चाहिए कि +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 यही हो रहा होगा। ठीक है, चलो एक बार लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, उसी से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। STUVWXYZ क्या कर रहे हैं? हम +7 कर रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 क्या कर रहे हैं? हम +7 कर रहे हैं। करेंगे राइट, +7 कर रहे हैं। ओके, ध्यान से देखो, अब मेरे पास पूछा गया था विच वर्ड वुड बी कोडेड एज दिस। आखिर कौन सा वर्ड होगा? मुझे पैटर्न तो समझ में आ गया कि यहाँ पर पैटर्न क्या होने वाला है। पैटर्न तो यही है, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 राइट। चलो, अगर वर्ड आइडेंटिफाई करना है तो क्या कर रहे हो? ये +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 करके आ रहे। ठीक है, अगर मुझे वापस जाना है, अगर मुझे वापस जाना है तो मैं क्या कर रही होंगी? जब मैं वर्ड से जा रही थी कोड में तो मैं प्लस कर रही थी, अब मैं कोड से वर्ड में जाऊंगी तो मैं क्या कर रही होंगी? माइनस कर रही। सेम तरीके से क्या कर रहे होंगे? माइनस। देखो ऐसे -1 करना है तो क्या आता है? आर, ये आता है। ठीक है, आर आता है तो यानी कि मेरे दो ऑप्शन तो एज इट इज कर दिया। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग के चारों लेटर्स दोनों में है सेम, सिर्फ फर्क कितने का है? ए ओ और ए पी का। ए भी सेम है तो यानी कि ए भी सेम, वैसे तो ए भी सेम है तो सिर्फ एक इतने का फर्क है, पी होगा या फिर ओ होगा। सिर्फ मुझे यही चेक कर लेना चाहिए। डायरेक्ट देखो, यू से -6 कर दे, यू से -6 कर दे। ठीक है, क्या आना चाहिए? वो आना चाहिए, चेक कर ले। देखो P Q R S T U +6 में आ रहा है, तो आंसर क्या होगा मेरा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जितना क्वेश्चन पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है उतना ही इंपॉर्टेंट होता है उसके ऑप्शंस को देखो। अगर ऑप्शंस को देखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा।
वरना अभी मैं क्या कर रही होती, मैं माइनस कर रही होती, एक एक करके ओ में से माइनस करती, यू में से करती, एल में से करती, यहाँ तक आते आते मैं आधे से ज्यादा इरिटेट हो चुकी होती माइनस कर करके। ठीक है, इतना टाइम लेना ही नहीं है हमें क्वेश्चन में, राइट। चलिए बताओ, पहले इतना क्लियर है सभी को? डन, चलिए आगे, राइट। चलिए ओके, सो अब है मेरे पास टाइप 4। थोड़ा सा रिमाइंड करवाती हूँ, तब चलेंगे फिर टाइप 4 पे। सबसे पहले हमने क्या सीखा था, क्या होती है हमारी जंबल कोडिंग। जंबल कोडिंग की पहचान क्या होती है कि हमारे पास नंबर ऑफ लेटर्स एंड सेम लेटर्स होते हैं वर्ड में, कोड में। अगर मेरा क्वेश्चन जंबल कोडिंग से नहीं है तो मैं इनमें क्या चेक करना है, इस बार क्या होनी चाहिए मेरी, कौन सी कोडिंग होनी चाहिए, मिरर कोडिंग। अब देखो मिरर कोडिंग पहचानने के लिए मुझे क्या याद होना चाहिए, मिरर कोड याद होना चाहिए। ठीक है, लेट्स सपोज मिरर कोडिंग से भी क्वेश्चन नहीं, तो थर्ड मेरे को क्या चेक करना है, थर्ड मुझे चेक करना है क्या वो पैटर्न सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है या पैटर्न सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन नहीं। ठीक है, अब पैटर्न सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस मेरे बहुत ज्यादा आते हैं तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन वहां सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ओके। थर्ड, नाउ नेक्स्ट हमारे पास आती है नंबर कोड। अब देखो, अभी तक मेरे पास क्या थे, सिर्फ लेटर्स लेटर्स थे वर्ड में और कोड में। इस बार मेरे पास कोड में क्या आ जाएंगे, नंबर्स आ जाएंगे, जैसे कि मेरा नेम सजेस्ट कर रहा है नंबर कोडिंग। ठीक है, इस बार क्या आएंगे मेरे पास, नंबर्स आ जाएंगे। अब नाम आखिर ये नंबर्स कहाँ से आए, ये नंबर है तो भाई कहीं ना कहीं से तो आए होंगे ना, नंबर रैंडमली थोड़ी लिख देंगे। अब देखो ये नंबर्स आते हैं मेरे इन्हीं टेबल से, इनकी पोजीशन से। अब थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था, जब मैंने ए को नंबर दिया था 1, बी को 2, लेफ्ट हैंड साइड से नंबर्स देती हुई आ रही थी, राइट। मैंने लेफ्ट हैंड साइड से सबको नंबर्स दिए थे, तो जब मैंने नंबर्स दिए थे, देखो ये दिया था ए को 1, बी को 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन, जेड के आगे 26, राइट। ये जितने भी मैंने इन्हें नंबर्स दिए हैं, यही नंबर्स का यूज करके बनते हैं क्या, मेरी नंबर बुक। इन नंबर्स को आखिर हम कहते क्या है, इन नंबर्स को हम कहते हैं इनकी रैंक्स। क्या कहते हैं हम इनकी रैंक। साथ ही साथ इन्हें हम बोलते हैं इनकी पोजिशनल वैल्यू। क्या बोलते हैं इन्हें हम, इनकी पोजिशनल वैल्यू। ठीक है, पोजिशनल वैल्यू के साथ साथ इन्हें हम बोलते हैं इनकी प्लेस वैल्यूज। बचपन में करते थे ना, वही बोला जाता है। अब कुछ भी दे सकता है वो, कुछ भी, इन तीनों में से कोई भी टर्म यूज करी होती है। कई बार बोल देते हैं रैंक, कई बार बोलते हैं पोजिशनल वैल्यू, कई बार बोल देते हैं प्लेस वैल्यू। तीनों के मतलब क्या है, सेम। ठीक है, चलो अब एक थोड़ा सा चीज देखते हैं, ध्यान से देखो। ए और जेड क्या थे, एक दूसरे के मिरर कोड्स थे, एक दूसरे के सामने आ रहे थे। अब जरा इनके रैंक पे फोकस करना, 1 और 26, 1 प्लस 26 कर देते हैं, क्या होता है 27 होता है, राइट। देखो 2, 25, बी एंड वाई भी क्या थे, एक दूसरे के मिरर कोड्स थे, उनके रैंक्स देखना 2 एंड 25, 2 एंड 5, 2 एंड 25 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आता है 27। देखो 3 प्लस 24 इज 27, 4 प्लस 23 इज 27, ई प्लस बी करते हैं यानी कि 5 प्लस 22 करते हैं 27 एंड सो ऑन। सबका सम, मिरर कोड्स का सम क्या है मेरा, 27 है। ये बात ध्यान रखना, जब भी मिरर कोड के सम की बात आती है तो वो क्या होगा, मिरर कोड्स का सम क्या होगा, हमेशा 27 होगा। डायरेक्टली नहीं पूछता है, बट कई बार ऐसा होता है कि मैं किसी की रैंक भूल जाऊं या कुछ हो जाए तो मैं इससे याद कर सकती हूँ। ठीक है, अब देखो यार, इसको ना इतना याद करना बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना याद करना मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो हम इसे कैसे करने वाले हैं। पहली चीज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करोगे तो काफी सारे याद हो जाएंगे, खुद ब खुद याद हो जाएंगे, तो मैं स्पेसिफिकली कुछ करने की जरूरत नहीं। नाउ सेकंड, अब सेकंड याद करते हुए कई बार हम टेस्ट देंगे, सब कुछ देंगे तो यार इतना टेबल तो नहीं बनाएंगे, तो क्या करेंगे, मेरे पास एक वर्ड होता है इजोट्री। ठीक है, मेरे पास वर्ड होता है क्या, इजोट्री। ध्यान से देखो, सिर्फ इस वर्ड को याद, ई की रैंक क्या है 5, जे की रैंक क्या है 10, ओ की रैंक क्या है 15, टी की रैंक क्या है 20, वाई की रैंक क्या है 25। क्या ये सारे 5 के गैप में है, राइट। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछती हूँ मुझे एस की रैंक पता, तो ये मुझे कंफर्म है कि ना एस टी से जस्ट पहले आता है। अगर टी की रैंक 20 है तो एस की क्या हो जाएगी 19।
क्लियर? ऐसे ही मैं इसका यूज करूंगी। अगर मैं आपसे बोलती हूँ मुझे रैंक बताओ एम की, ठीक है, एम की रैंक बताओ, तो देखो मैम मुझे ये क्लियर है कि जे और ओ के बीच में आता है, तो मैं काउंट कर सकती हूँ फिंगर में जे से लेके ओ तक। मुझे सिर्फ 5 ही काउंट करनी है, अदरवाइज मैं क्या करूंगी, ए को पहले 1 बोल दूँ, सी को 3, इतनी देर में तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, करने वाले अब तक पूरा पेपर कर चुके हैं, इतना टाइम नहीं है किसी के पास भी, ठीक है। तो ये देखो मुझे पता है कि जे और ओ के बीच में ही आता है एम, जे के बाद के पे 11, एल पे 12, एम पे क्या हो जाएगा मैम 13 हो जाएगा, तो एम की वैल्यू मुझे क्या मिल गई 13, राइट? समझ में आ गया कैसे कर रहे हैं? ठीक है, चलो अब इन्हीं सबका यूज करके बनती है क्या मेरी, अभी तक जितनी कोडिंग्स करी है ना उससे कंपैरेटिवली थोड़ी सी डिफिकल्ट, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट थोड़ी सी डिफिकल्ट। रीजन भी अभी तक मेरे पास लेटर्स थी, अब लेटर्स में मैं क्या ही कर सकती हूँ, या तो मैं फॉरवर्ड जा सकती हूँ जैसे मैं बैकवर्ड जा सकती हूँ, इसके अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता, राइट? लेकिन नंबर्स हैं, नंबर्स के साथ मैं कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज कर सकती हूँ, मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, मैं डिवाइड कर सकती हूँ, मैं प्लस कर सकती हूँ, मैं माइनस कर सकती हूँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट? यानी कि चारों के चारों मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम अप्लाई कर सकते हैं, ओके। सो ये कंपैरेटिवली थोड़ी सी डिफिकल्ट साइड से चली जाती है। चलो अब देखो, हाँ जी, हमारे पास है इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज cracks is coded as this, देखो CRAX is coded as 31812। सबसे पहला काम आप लोगों को यही करना है कि जैसे ही आपने वर्ड लिखा उसके कोड नीचे लिखा, तो आप लोग क्या कर रहे होंगे, आप लोग जस्ट उसके ऊपर ही लिख देंगे उसकी रैंक्स। बताओ क्या उनकी रैंक्स एज इट इज लिखी हुई है, 318124 एज इट इज लिखी है, राइट? ओके, मुझे किसका कोड बताना है, कोड्स का। देखो जी की रैंक क्या है 7 है, ओ की क्या है 15, ए इज 1, टी इज 20, एस इज 19। क्या मुझे कोड मिल गया कोड्स का, मिल गया, ठीक है, यही हमें करना होता है। चलो अब देखो बहुत सारे पैटर्न्स बन सकते हैं, हम इसमें से कुछ पैटर्न्स आप लोगों को करवा रही हूँ, ठीक है। मैं बता रही हूँ आपको, मैंने बहुत सारे एन नंबर ऑफ तरीके से लिखा हुआ है, मैंने क्या 6 टाइप से लिखा हुआ है, मैंने कैट को कोड कर रखा है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। आपको मुझे कोड करके बताने हैं डॉग्स, डॉग कोड, ठीक है। मैं बताऊंगी आखिर कैसे कैसे कोडिंग होती है, देन हम क्वेश्चन करेंगे इसके डिस्कस, ठीक है। आप 1 मिनट लीजिए, आराम से देखिए, नोट करना है नोट करिए, आराम से समझिए, फिर उसके बाद हम ट्राई करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। चेक करो जल्दी, कर ले डिस्कस। देखो कैट को कोड कर रखा है फर्स्ट में 3120, ओके। देखो ये तो मुझे क्लियर है, सबसे पहले मैंने क्या लिखना है, इसका कोड जस्ट इसके ऊपर लिख दें, 3120। डी का कोड क्या होता है 4, ओ का क्या होता है 15, रैंक उसकी, जी की 7, राइट? यही करें, देखो 3120, क्या हमने जस्ट उसके रैंक उनकी रैंक्स लिख दी, देखो 4157, हमने क्या कर दिया उनकी लिख दी रैंक्स, ठीक है, बस उनकी रैंक्स लिख। नेक्स्ट देखो 24267, 24267, ठीक है, ध्यान से देखो 24267, जिसको ए के बारे में पता है ना, जिसको ए का मेरा कोड पता है, वो 26 को यू पकड़ लेगा, देखो A26 क्या लिखा हुआ है उसके, A26 कैसे लिखा हुआ है, उसके मिरर लेटर की क्या लिखी हुई है, रैंक लिखी हुई है, उसके मिरर कोड की क्या लिखी हुई है, रैंक लिखी हुई है। देखो क्या सी का मिरर कोड क्या होता है, एक्स होता है, एक्स की रैंक होती है 24, ए का मिरर कोड क्या होता है जेड, जेड की रैंक क्या लिखी हुई है 26, ठीक है। टी का मिरर कोड क्या होता है जी, जी की रैंक क्या लिखी हुई है 7, लिखी हुई है, राइट? अब देखो डी का मिरर कोड क्या होगा डब्ल्यू, डब्ल्यू की रैंक क्या होगी 23, ओ का मिरर कोड क्या होता है एल, एल की रैंक क्या है 12, जी का मिरर कोड क्या होता है टी, टी की रैंक क्या होती है 20। हमने क्या करा हुआ है, हमने रैंक्स लिखी है पर किसकी, मिरर कोड, ठीक है। नेक्स्ट देखो 24, इतना बड़े नंबर से हमने 24 बनाया। सबसे पहला काम, जब भी रैंक्स में हमारे पास ऐसे डिजिट्स में नंबर हो, सबसे पहले हमें ऐड करके देखो, सबसे पहला यही होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में एडिशन से कुछ ना कुछ होता है,
देखो 3+1 is 4, 4+20 is 24, सही लिखा हुआ है, राइट। तो हमने यहाँ पर क्या करा हुआ, सम ऑफ रैंक कर रखा है, सम ऑफ, ठीक है। 4+15 is 4+15 is 19, 19+7 is 26, राइट। आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 6। नेक्स्ट देखो 48, देखो जैसे 24 समझ में आता है वो 48 भी समझते हैं। 24 48, 24 48 क्या कर रहे हैं हम, डबल कर रहे हैं, राइट, इंटू 2 कर रहे हैं, पर किसके साथ कर रहे हैं इंटू 2, उसके सम के साथ, यानी कि सम ऑफ रैंक्स इंटू 2, यानी 26 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा, 52, डन, ठीक है। चलिए नाउ फिफ्थ पे मेरे पास 57, अब बताओ 57 कहाँ से आ सकता है, कुछ सम कर रहे थे तो 57 कहाँ से आ सकता है, क्या ये मैं कह सकती हूँ उनके जितने मिरर कोड्स लिखे थे उन सबका सम है, देखो कैट में 24 + 26 + 7 ऐड कर दे तो हो जाते हैं 7 आ जाते हैं, यही होता है, राइट। ऐसे ही देखो 23 + 12, 23 है + 12 है, कितना हो गया ये 35, 35 + 20 is 55, आ गया मेरे पास। हम क्या कर रहे हैं, हमने सम करा है ऑफ मिरर रैंक्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज 60, अब बताओ 60 कैसे आया होगा, सोचो कैसे कोड कर सकते हैं 60, एनी आइडिया, कुछ भी, देखो 3120, 3120, क्या हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर 3 into 1 into 20 आता 60, राइट। ऐसे ही मुझे क्या बताना है, 4 into 15 is 60, 60 into 7 is 420, करेक्ट, लिख देती हूँ, देखो 4 into 15, 15 into 7, ठीक है। हमने क्या कर दिया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसे, उनकी रैंक्स, ठीक है। हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया उनकी रैंक्स को, बताओ इंडिविजुअल रैंक्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, बताओ क्लियर है। अब देखो जितने भी बच्चों को ये चीज समझ में आती है तो वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस नंबर कोडिंग के फटाफट कर लेंगे, क्योंकि इससे बाहर ज्यादा कुछ नहीं पूछता है, ठीक है। जो होगा घुमा फिरा के इसी में पूछेगा, डन। मैक्सिमम एक चीज और ऐड कर सकते हैं, वो डिवाइड से रिलेटेड कुछ देख सकते हैं, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं होगा। चलो चलते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं, ओके। अरे ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये तो आप मुझे ऐसे ही बता सकते हो, देखो बता सकते हैं कोई, a is 26, देखो a की वैल्यू 26 कब होती है, हम उसके मिरर कोड की वैल्यू लिखते हैं, वही है a26, a की वैल्यू दे दी हमें 26, ठीक है जी। सन की वैल्यू दे दी 27, SUN is 27। अच्छा देखो सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करते हैं, अगर ये इसकी मिरर वैल्यू है तो यानी कि S के भी मिरर कोड लिखा होगा, मिरर वैल्यू लिखी होगी, S का मिरर कोड क्या होता है H, राइट। तो क्या आ गया मेरे पास 8, ठीक है। U का बताओ, U का मिरर कोड क्या होता है F, F का मतलब क्या होगा 6, ठीक है। N, N का मिरर कोड क्या होता है M, M की वैल्यू क्या होती है 13, ओके। 8 6 13, इन सबको प्लस कर दे तो क्या 27 आता है, आइए ना, है ना। तो बस हमने यही करना है। अब देखो मैंने कैट का तो खैर अभी देखो हमने लास्ट स्लाइड में ही करा था, कैट का बन गया, मिरर कोड्स का सम करा था, तो क्या आ रहा था मेरे पास 57, वही कर रहे हैं, ठीक है। चलो चेक भी कर लेते हैं एक बार, दोबारा करते हैं। कैट सी का मिरर कोड क्या होता है एक्स सी एक्स, एक्स की रैंक क्या होती है मेरी 24, ए का मिरर कोड क्या होता है जेड, जेड का मतलब क्या होगा 26, टी की रैंक, टी का मतलब क्या होगा जी, जी की रैंक क्या होगी 7, तीनों को ऐड कर रहे हैं, क्या आ जाएगा आंसर हमारा
7 बताओ, आएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, राइट? डन। चलिए आगे, चलिए देखो, ओके, O is equals to 11, she is equals to 16, then sum will be equal to। अच्छा, ये क्वेश्चन ना आप लोगों के लिए होमवर्क दे देंगे, आप लोग करेंगे इसे होमवर्क से, ठीक है? एंड नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को सबसे पहले, ठीक है? चलिए, ये आपका है होमवर्क क्वेश्चन, एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? मैं हट जाती हूँ स्क्रीन से, एक बार आप इसे नोट डाउन करो, देन नेक्स्ट क्लास में हम इसे डिस्कस करेंगे, ताकि मुझे भी पता लगेगा कि आप लोगों को कितना समझ में आया और कितना नहीं, ठीक है? ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट है मेरे पास डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। ओके, सबसे पहले हमने क्या चेक करना था, कोडिंग कैसे होनी चाहिए, जंबल कोडिंग। जंबल कोडिंग नहीं है तो फिर क्या चेक करे थे, मिरर कोडिंग। मिरर कोडिंग नहीं है तो क्या होगा, पैटर्न सब्स्टिट्यूशन। पैटर्न सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो क्या, क्योंकि देखो नंबर कोडिंग में तो नंबर होंगे तो वो डिफरेंट ही रहने वाले, राइट? ओके, अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो हम कहा, सॉरी, अगर हमारा पैटर्न सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो क्या होगा, फिर अब वहां पर होने वाला है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है? अब पॉइंट की बात ये है कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में दो पार्ट्स है, ठीक है? दो पार्ट्स ऐसे हैं कि एक है मेरा फिक्स डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन और एक है मेरा स्क्रैम्बल डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, दोनों है, एक है फिक्स एक है स्क्रैम्बल, ठीक है? चलिए देखो, फिक्स डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, स्क्रैम्बल डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। फिक्स का मतलब क्या होता है कि मेरी पोजीशंस क्या होने वाली है, फिक्स होने वाली है। स्क्रैम्बल का मतलब क्या होता है, मेरी पोजीशन क्या होगी, स्क्रैम्बल्ड होंगी, आगे पीछे होंगी, ठीक है? फिक्स का मतलब होगा कि पोजीशन फिक्स होंगी, स्क्रैम्बल का मतलब क्या होगा, पोजीशन स्क्रैम्बल्ड होगी, क्लियर? चलो अब देखो, फिक्स्ड स्क्रैम्बल्ड दो कोडिंग्स है। सबसे पहले इसको ले लेते हैं, इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज शुगर इज कोडेड एज दिस एंड टी इज कोडेड एज दिस, हाउ विल यू कोड द वर्ड? देखो शुगर, SUGAR is coded as A B C D E. Next है T is coded as X Y D. Then you will have to find the code for word written. Okay, चलो अभी से छोड़ते हैं। एक चीज हमेशा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में आप लोगों को याद रखिए, सेम लेटर सेम कोड। वैसे इसको हम ऐसे लिखते हैं, कॉमन लेटर कॉमन कोड। कॉमन लेटर का हमेशा क्या होगा, कॉमन कोड होगा, ये फिक्स है। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर लेटर की जगह वर्ड भी हो सकते हैं, कई बार वर्ड में आती है, तो कॉमन वर्ड कॉमन कोड, ठीक है? कॉमन लेटर कॉमन कोड, कॉमन वर्ड कॉमन कोड, ठीक है? इतना क्लियर है? चलो देखो, इसमें कॉमन कौन सा लेटर है शुगर और टी में, क्या है मेरे पास, ए। क्या उसका कोड भी कॉमन होना चाहिए, उसका कोड क्या होना चाहिए कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है, बी कॉमन है। तो इतना मुझे समझ में आ गया कि ए का कोड होने वाला है क्या, डी। ओके, अगर ए का कोड है डी तो बाकी सबका भी तो निकालना है ना हमें, राइट? चलो अब फर्स्ट में देखो, शुगर में आखिर ए कौन सी पोजीशन पर है, ए कौन सी पोजीशन पर है, ए मेरा है 4th पोजीशन पे। क्या उसका कोड भी सेम पोजीशन पर है, तो यस मैम, उसका कोड भी सेम पोजीशन पर है, वो क्या है, डी, सेम पोजीशन पर है, ठीक है? नेक्स्ट देखो टी, TEA, तो ए हमारा 3rd पोजीशन पर है, क्या उसका कोड भी 3rd पोजीशन पर है, यस मैम, 3rd पोजीशन पर ही है। जब भी मैं बात करती हूँ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन की, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में मेरी पोजीशन भी बहुत मैटर करती है। सेम पोजीशन पर सेम लेटर का सेम कोड ही होना चाहिए, क्लियर? ठीक है, तो यानी कि ए का कोड क्या हो गया, डी। अब देखो बाकी सबके नाम में ही लिखा हुआ है फिक्स डायरेक्ट, यानी कि जो जिसके सामने लिखा है वही उसका कोड होने वाला है, ये क्लियर हो गया? देखो एस का कोड क्या हो जाएगा, ए, यू का कोड क्या हो जाएगा, बी, जी का कोड क्या हो जाएगा, सी, ए का कोड क्या हो जाएगा, डी, आर का कोड क्या हो जाएगा, ई, टी का कोड क्या होगा, एक्स, ई का कोड क्या होगा, वाई। ए का कोड तो हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, ठीक है? जो जिसके सामने लिखा है वही उसका कोड होगा। कैसे फिक्स होगा, कॉमन लेटर कॉमन कोड। सेकंड हम क्या चेक करेंगे, उसके पोजीशन, सेम पोजीशन पर सेम लेटर होना चाहिए और कोड होना चाहिए। अगर सेम पोजीशन पर वर्ड लिखा है, कोड लिखा है, तो दैट मींस कि ये फिक्स है कि बाकी सबके कोड्स भी क्या होंगे, हमारे फिक्स्ड ही होंगे, क्लियर? समझ में आ गई बात? चलिए आगे। अब देखो मुझे कोड बताना है ग्रीक का, जी का कोड क्या होगा,
सी, आर का कोड क्या होने वाला है ई, ई का कोड क्या होगा वाई, ए का कोड क्या होगा डी, टी का कोड क्या होगा एक्स। मिल गया मुझे कोड ग्रेड का, राइट, मिल गया। चलिए अब चलते हैं हम अब बात करते हैं स्क्रैम्बल डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन की। देखो फिक्स में तो क्लियर था कि चीजें क्या थी, मेरी सारी की सारी फिक्स, राइट। अब बात करते हैं स्क्रैम्बल की। अब स्क्रैम्बल का मतलब क्या होगा, स्क्रैम्बल में क्या होंगे मेरे पास कोड्स आगे पीछे। सी, नेक्स्ट देखो टी, टी वाई, देखो कॉमन लेटर कॉमन कोड ए, ए कोड भी क्या होगा टी, ठीक है। ये तो कंफर्म हो गया कि मेरा ए का कोड क्या होने वाला है, ए का कोड होने वाला है मेरा डी, राइट। ये एकदम क्लियर हो गया कि ए का कोड क्या होगा मेरा डी होगा, ओके। चलो अब देखो नेक्स्ट, ए फोर्थ पोजीशन पर है, उसका कोड भी किस पोजीशन पर है, फोर्थ पोजीशन पर, ये बात मुझे क्लियर है। ए थर्ड पोजीशन पर है, क्या उसका कोड थर्ड पोजीशन पर है, हम कोड पोजीशन पर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि कोड्स क्या है मेरे स्क्रैम्बल्ड है, आगे पीछे है, तो मैं क्या किसी और वर्ड का कोड बता पाऊंगी नहीं, और मैं किसी भी वर्ड का किसी भी लेटर का कोड आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगी। पॉसिबिलिटी है कि एस का कोड क्या हो शफल्ड हो सकता है ए है बी है सी है या डी है, मुझे आइडेंटिफाई नहीं कर सकती क्योंकि पोजीशन फिक्स ही नहीं है। सेम अगर मैं बात करूंगी टी और ई की, तो टी और ई का कोड क्या होगा आइदर वाई और एक्स, क्या अपन कोई फिक्स कोड हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, कोई भी फिक्स कोड नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ इस क्वेश्चन में मुझे एक चीज का कोड मिल पाया, एक ही लेटर का कोड मिल पाया, वो है ए एंड डी, मतलब ए का कोड क्या हो गया डन। बताओ क्या स्क्रैम्बल्ड और फिक्स सब्स्टिट्यूशन क्लियर है सभी को, चल सकते हैं आगे, डन, आई होप क्लियर होगा। अब एक चीज और आ रहा है, बेस्ट पार्ट ये है कि जब भी आपके स्क्रैम्बल डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन आते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में कैसे आते हैं, वो आते हैं आपके मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है आपके जो स्क्रैम्बल डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है वो आते हैं आपके सेंटेंसेस के फॉर्मेट। अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं सेंटेंसेस के फॉर्मेट में आते हैं, तो जैसे सेंटेंसेस के फॉर्मेट में कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन देखे तो समझ जाना किस पे होने वाले हैं, वो स्क्रैम्बल्ड पे होने वाला है, ठीक है। बेस्ट पार्ट यही है। चलो ओके, अरे वाह, पहला क्वेश्चन भी हमारे पास स्क्रैम्बल्ड का ही आया है। हाँ जी, इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज दिस मींस दिस एंड दिस मींस दिस, ओके। तो मैंने यहाँ पे एक बार नोट डाउन कर देती हूँ, ठीक है, सो दैट आपको थोड़ा सा क्लियर हो। द ब्राउन डॉग frightened the cat, ओके। सो कोड है मेरे पास 816321, ओके। नेक्स्ट है मेरे पास द फ्राइटेंड कैट ran away, the frightened cat ran away, ओके। नेक्स्ट देखो कोड क्या होगा इसका 64851, डन, ठीक है। नेक्स्ट है द कैट वॉज ब्राउन, द कैट वॉज ब्राउन, तो उसका कोड भी क्या होने वाला है, कोड होने वाला है 7621, ठीक है। नेक्स्ट द डॉग रैन, द डॉग रैन, तो उसका कोड क्या होने वाला है 341, मिल गया, राइट, डन, 341, ठीक है। सो ये थे मेरे सेंटेंसेस के फॉर्मेट में, मैंने अभी तक क्या बताया, कॉमन वर्ड, कॉमन कोड, कॉमन वर्ड का क्या होने वाला है, कॉमन कोड होने वाला है, बताओ, ठीक है। कॉमन वर्ड कॉमन कोड। अब देखो इन चारों में सबसे ज्यादा कॉमन क्या है, जो चारों में दिख रहा है मुझे सबसे ज्यादा ना, तो द का कोड क्या होने वाला है, देखो जो सब में कॉमन हो, फर्स्ट सेंटेंस में तो 2 बार होना चाहिए, तो वो होना चाहिए मेरा पास 1, बाकी सब में भी 1 1 है, तो ये कंफर्म हो गया कि मेरे पास द का कोड क्या होगा 1 होगा, क्लियर, ओके। अब देखो और क्या कॉमन लग रहा है, मुझे दिख रहा है कैट है,
फर्स्ट सेकंड और थर्ड में कौन? कैट, कैट एंड दी कैट, तीनों में कॉमन है, कहीं और कॉमन है? नो। अब इन तीनों में देखो क्या कॉमन है, क्या मैं कह सकती हूँ 6 कॉमन है? ठीक है, डन। चलो आगे। ओके, अब देखो और क्या दिख रहा है कॉमन, कुछ और कॉमन दिख रहा है? ओके, क्या मैं कह सकती हूँ डॉग फर्स्ट एंड फोर्थ में कॉमन है? फर्स्ट एंड फोर्थ में कॉमन है डॉग, तो वो क्या होगा? थर्ड, 3 3, डन। ओके, और देखो और क्या कॉमन लग रहा है? फर्स्ट और सेकंड में क्या फ्राइटेंड कॉमन है? और कुछ कहीं भी है फ्राइटेंड नो, तो यानी कि फर्स्ट और सेकंड में एक चीज कॉमन है, ठीक है, वो क्या होने वाली है फिर? फ्राइटेंड का कोड क्या होगा? 8। ठीक है, डन। ओके, अब देखो नेक्स्ट, क्या ब्राउन का कोड दे सकते हैं? ब्राउन, ब्राउन मिड में ही मैं लाइन डालती हूँ, देखो 2 2, ब्राउन का कोड मिल गया 2 2। ओके, और देखो ब्रांड, ब्रांड इसका कोड क्या होने वाला है? सेकंड एंड फोर्थ में कॉमन होने वाला है, तो क्या वो होगा? फोर्थ, डन। ठीक है, बताओ सबके कोड आ गए, इन सबके क्लियर हो गए। अभी का कोड क्या होने वाला है फिर? 5। ठीक है, वॉस का कोड क्या होने वाला है? वॉस का कोड क्या होगा? 7, डन। बताओ, हो गया क्वेश्चन सॉल्व? अब देखो मुझसे किसी का भी कोड पूछ ले, मैं सबके कोड फाइंड आउट कर सकती हूँ, मैं किसी का भी कोड बता सकती हूँ। देखो, व्हाट इज द कोड फॉर द डॉग? द डॉग वाज फ्राइटन, द डॉग वाज फ्राइटन। देखो द का कोड क्या होने वाला है? द का कोड क्या होगा मेरा? 1। ठीक है, सर्कल में था ना। नेक्स्ट, डॉग का कोड क्या होने वाला है? ट्राइंगल में, ट्राइंगल का मतलब क्या हो गया? 3। वॉस का मतलब क्या हो गया? वॉस का कोड क्या था? 7। एंड फ्राइटन का कोड क्या था? 8। तो यानी कि मेरा कोड होने वाला है 1 3 7। अब देखो ये स्क्रैम्बल कोडिंग है, यानी कि कोड्स आगे पीछे हो सकते हैं। देखो यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो कैंसिल हो। देखो यहाँ पे 1 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी, बताइए क्लियर है? बताओ क्लियर है? ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, व्हाट इज द कोड फॉर फ्राइटन? अच्छा, फ्राइटन का कोड बताना है, हमने यही सॉल्व करा। फ्राइटन का कोड क्या था मेरा? फ्राइटन का कोड था 8, तो आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी 8, डन। चलिए, नाउ नेक्स्ट। ओके, इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ओवर इज कोडेड एज दिस। हाँ जी, ओवर को कैसे कोड करने वाले हैं हमें ये बताना है। ओवर को कोड कर रखा है हमने इस तरीके से, विजिट को कोड कर रखा है इस तरीके से, हाउ इज सोल्व इज कोडेड एज, ठीक है, ओ पी ई आर। देखो, डॉलर हैश परसेंट स्टार विजिट VISIT। विजिट में देखो हैश प्लस मल्टीप्लाई प्लस माइनस, ठीक है, कर रखा है हमने। अच्छा देखो ध्यान से, कुछ कॉमन है इसमें, बी कॉमन है, बी कॉमन है, क्या इन दोनों की सेम पोजीशन पर ही उसका RF हैश हैश। देखो आई कॉमन है, आई आई क्या हम दोनों के सामने प्लस प्लस लिखा हुआ है, तो ये कौन सी कोडिंग होती है? अभी हमने डिस्कस करा था, ये कौन सी कोडिंग है? ये है मेरी फिक्स डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, राइट। ये कौन सी कोडिंग हो गई मेरी? फिक्स डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। अब बताओ क्या मुझे कोड बताना है? SORE का एस का कोड होने वाला है क्या? जो जिसके सामने लिखा है वो क्या है? मल्टीप्लाई। अब देखो मल्टीप्लाई सबसे पहले ही आना चाहिए, क्योंकि इस बार कोडिंग कैसी है? फिक्स्ड है, जो जिसके सामने लिखे वही उसका कोड होना चाहिए, यानी कि ये नहीं हो सकता आंसर, ये भी नहीं हो सकता, यानी कि या तो फर्स्ट होगा या फिर क्या होने वाला है हमारा ए या फिर बी। ओके, एस का हो गया, देन ओ, ओ का कोड क्या होने वाला है? डॉलर। तो देखो ये भी नहीं हो सकता, आंसर क्या होगा मेरा? ऑप्शन नंबर ए। बताओ, डन। क्या सभी को क्लियर है? हाँ जी, बताइए क्या सभी को क्लियर है? अब यही सारा था हमारे लिए, पूरी के पूरी ओवरऑल कोडिंग में हमारे लिए है। हमारे हैंडआउट पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस और भी दे रखे हैं क्लास टेस्ट के, होम असाइनमेंट्स के, तो आप प्लीज वहां से कोडिंग एंड डिकोडिंग को सबसे पहले प्रैक्टिस करेंगे, तभी हम आगे चलेंगे बुक की तरफ, ठीक है। सबसे पहले आपको वही करना है, ठीक है। चलिए एक बार दोबारा से रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहले कौन सी कोडिंग आती है मेरे पास? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मैं क्या चेक करूंगी? कोडिंग कैसी होनी चाहिए?
जंबल कोडिंग है या नहीं है? जंबल कोडिंग की पहचान क्या होती है? कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि जंबल कोडिंग है? नंबर ऑफ लेटर्स सेम होंगे वर्ड में और कोड में। सेकंड क्या होगा? सेम लेटर्स यूज होंगे वर्ड में और कोड। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स सपोज जंबल कोडिंग नहीं है तो कौन सी कोडिंग चेक करेंगे? तब हम चेक करेंगे कौन सी कोडिंग होगी, क्या मिरर कोडिंग है या नहीं है। मिरर कोडिंग के लिए मिरर कोड चला दूंगे, जरूरी है, जो अभी मैंने क्लास में काफी हद तक करवा दी। ठीक है, मिरर कोडिंग नहीं है, लेट्स सपोज मिरर कोडिंग नहीं है तो कौन सी कोडिंग चाहिए फिर? पैटर्न सब्स्टिट्यूशन। लेट्स सपोज वो पैटर्न सब्स्टिट्यूशन भी नहीं है तो पैटर्न सब्स्टिट्यूशन के बाद क्या बचते हैं हमारे पास? बचती है डायरेक्ट या फिर स्क्रैम्बल्ड। देखो स्क्रैम्बल कोडिंग मोस्ट ऑफ द केसेस में कैसे आती है? सेंटेंसेस के फॉर्म आती है ऐसे में। ठीक है, तो हम उसी को देखते समझ जाएंगे कौन सी कोडिंग है स्क्रैम्बल्ड है। ठीक है, अगर स्क्रैम्बल्ड नहीं होगी तो प्लीज चेक करना क्या एक बार डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन तो नहीं है, फिक्स डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन तो नहीं है। ठीक है, फिक्स। इन चारों पांचों में से ही क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर? क्या आप सभी को कोडिंग एंड डिकोडिंग क्लियर है? अब क्या हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं आज के लिए? मुझे ये बताओ, कर लें? ठीक है, चलिए 1 मिनट का वाटर ब्रेक ले लो, फटाफट पानी वानी पी लो, देन हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है डायरेक्शन। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा देर लगेगी नहीं, बट एक बार देखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए डायरेक्शंस। अब बताओ कितनी डायरेक्शंस होती है? वैसे तो मैंने हिंट दे ही रखा है, इतने में ही पता लग जाना चाहिए कितनी डायरेक्शंस होती है हमारी। हमारे पास होती है 8 डायरेक्शंस। 8 डायरेक्शंस होती है हमारे पास। देखो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड ये वेस्ट। ये क्या होती है? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ये क्या होती है? मेरी प्राइमरी डायरेक्शंस होती है। मेरे पास 4 प्राइमरी डायरेक्शंस एंड 4 सेकेंडरी डायरेक्शन है। अब देखो सेकेंडरी डायरेक्शंस क्या होती है? सेकेंडरी डायरेक्शंस होती है मेरी ये नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड ये नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये सारी क्या होती है? मेरी सेकेंडरी डायरेक्शन होती है। इन ओवरऑल मेरे पास कितनी डायरेक्शन है? मेरे पास इन ओवरऑल कितनी है? 8 डायरेक्शन। क्लियर? चलिए आगे देखो, व्हाट इज द एंगल बिटवीन नॉर्थ टू ईस्ट? नॉर्थ से लेके ईस्ट तक का एंगल कितने का होता है? नॉर्थ से लेके ईस्ट तक का एंगल होता है मेरा 9 का। ठीक है, ऐसे ही ईस्ट टू साउथ का कितने का होगा? 90 डिग्री, साउथ टू वेस्ट 90 डिग्री, नॉर्थ टू वेस्ट 90 डिग्री। चारों के बीच में कितना गैप होता है? 90 डिग्री का होता है। ओके, then what is the angle between north to north east? नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट तक का एंगल कितने का होगा? नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट तक का एंगल होता है 45 डिग्री। और ये हम मान के चलते हैं एंगल कैसा है? मेरा स्टैंडर्ड एंगल है। ठीक है, ये एंगल कैसा है? मेरा स्टैंडर्ड एंगल है। ओके, अब देखो लेट्स सपोज ये कुछ ऐसे बन रहा है। मैं थोड़ा सा एक बार कलर चेंज करती हूँ, तुम्हें समझ में आएगा। ओके, लेट्स सपोज लाइन यहाँ जा रही है इधर, तो क्या बोलेंगे हम? इसे नॉर्थ बोलेंगे, ईस्ट बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ये नॉर्थ ईस्ट। क्या बोल सकते हैं? ईस्ट के पास दिख रही है यार मेरे को, तो क्या हम इसे ईस्ट बोल दें? ईस्ट के पास है तो आंसर इज एब्सोल्युटली। हमारे पास चाहे नॉर्थ हो या ईस्ट हो, इनके बीच में 1 डिग्री का भी फर्क आ गया तो वो हम उसे क्या बोलने वाले हैं? नॉर्थ ईस्ट ही बोलने। यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में कहीं पर भी कोई भी एंगल बने, 0 के बाद 1 डिग्री हो गया, 90 डिग्री से 89 डिग्री हो गया। ठीक है, हम उसे क्या बोलेंगे? हम उसे बोलेंगे कि क्या? नॉर्थ ईस्ट, चाहे कुछ भी हो जाए। इसीलिए हम बोलते हैं कि 45 डिग्री एक क्या है? स्टैंडर्ड एंगल है। ठीक है, मान लेते हैं कि स्टैंडर्ड एंगल। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? अब चलो 1-2 चीजें और समझ लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, ये था मेरा नॉर्थ, ये था मेरा ईस्ट, ये था मेरा साउथ, दिस इज साउथ ईस्ट एंड दिस इज नॉर्थ ईस्ट। हाँ जी, देखो अगर मेरा फेस है नॉर्थ की तरफ, अगर मेरा फेस नॉर्थ की तरफ है तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड कौन सी हो? अगर मेरा फेस कुछ ऐसे है, मेरा फेस कहाँ पर है?
ऊपर की तरफ है, ऐसे करके देख रही हूँ, तो ये कौन सी साइड होगी मेरी लेफ्ट और ये क्या होगी मेरी राइट हैंड साइड। ठीक है, मैं थोड़ा सा पेन डार्क कर देती हूँ। ठीक है, ये क्या होगा मेरा लेफ्ट और ये क्या होगा मेरा राइट। ओके, सिमिलरली अगर मेरा फेस किस तरफ है, ईस्ट की तरफ है, मैं कुछ ऐसे खड़ी हूँ, ऐसे देख रही हूँ। ठीक है, तो ये वाली साइड क्या होगी, ये साइड होगी मेरी लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या हो जाएगी मेरी राइट हैंड साइड। ऐसे ही अब मेरा फेस कैसे है, साउथ की तरफ है, मैं नीचे देख रही हूँ। जब मैं नीचे देख रही हूँ तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड की होगी ये और राइट हैंड साइड की होगी ये। ठीक है, ऐसे ही मेरा फेस किस तरफ है, अगर मेरा फेस वेस्ट की तरफ है तो मेरी लेफ्ट और राइट चेंज हो जाएगा, ईस्ट की तरफ चेंज हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर मैं कर रही हूँ सर्कुलर अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट, जो मैं अरेंजमेंट्स करूंगी जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स में आएगा। ठीक है, वहां पर मुझे लेफ्ट और राइट बहुत ज्यादा अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखो लेफ्ट और राइट कैसे हम याद कर सकते हैं, कुछ भी कह लो, ट्रिक है छोटी सी, अगर लगे आप लोगों को सही। ठीक है, जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता तो फिर टाइम लग सकता है। ठीक है, चलो देखो, अगर मेरा फेस ऐसे है, ठीक है, मैं फेस मेरा कहाँ है, नॉर्थ की तरफ है, तो आपने अपना लेफ्ट हैंड लेना है और आपने फेस करवाना है नॉर्थ की तरफ ऐसे। जो आपकी ये पाम वाली साइड, जो आपकी फ्रंट साइड है, ये होती है आपकी राइट साइड और ये क्या होती है लेफ्ट हैंड साइड। ऐसे फेस करा तो क्या ये राइट है और ये क्या आ गया मेरा लेफ्ट। ठीक है, अब देखो मेरा फेस करना है मुझे नॉर्थ ईस्ट ऐसे, तो ये क्या होगा मेरा राइट और ये क्या हो जाएगा मेरा लेफ्ट। क्या ऐसे ही होता है, ये लेफ्ट ये राइट। ठीक है, ऐसे ही अब मेरे को अपना फेस करना है साउथ ईस्ट की तरफ, तो साउथ ईस्ट ऐसे होता है, ऐसे देख रहे हैं हम साउथ ईस्ट में, देखो ये क्या होगा मेरा लेफ्ट और ये क्या हो जाएगा मेरा राइट। ठीक है, एंड सो ऑन। अगर आप चाहो तो आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हो, आप कभी नहीं फंसोगे। ठीक है, कभी नहीं फंसोगे लेफ्ट और राइट। डन, चलिए आगे, चलिए देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आखिर हमारे पास किन किन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हमारे पास इन 4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, राइट। हमारे पास इन 4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला होता है मेरे पास क्या, सबसे पहले होता है मेरे पास जर्नी बेस्ड, देन रोटेशन ऑफ अ पर्सन, देन है मेरे पास शैडो बेस्ड, देन मेरे पास होगा क्या कोडेड डायरेक्शंस। ठीक है, देखो जर्नी बेस्ड, रोटेशन ऑफ अ पर्सन, शैडो बेस्ड, कोडेड डायरेक्शंस, इन चारों से मेरे पास क्या आने वाले हैं, क्वेश्चंस आने वाले हैं डायरेक्शन के। जर्नी बेस्ड में क्या होगा, मेरे पास कोई पर्सन होगा, उसकी पूरी जर्नी डिफाइन करी होगी कि पहले वो नॉर्थ गया, देन वो राइट, वहां से वो लेफ्ट गया, फिर उसने राइट टर्न ले लिया, ऐसे करके उससे पूरे पर्सन की जर्नी डिफाइन होगी। नेक्स्ट होगा मेरे पास रोटेशन ऑफ अ पर्सन और डायरेक्शन। मेरे पास एक पर्सन होगा, वो रोटेट हो रहा होगा, पहले उसने देखा साउथ, वहां से उसने 45 डिग्री का क्लॉकवाइज टर्न ले लिया। ठीक है, तो ऐसे करके कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है मेरे पास शैडो बेस, एक पर्सन है, उसकी शैडो दे रखी है, तो बताना है कि उसका फेस किस तरफ होगा, शैडो वहां पे बन रही है। तो ऐसे ही कोडेड डायरेक्शन अभी आप लोगों के लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए पहले हम आगे देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं जर्नी बेस्ड। मेरे पास डेटा गिवन होगा, मुझे क्या ड्रॉ करना है, उसे डायग्राम ड्रॉ करना है और डायग्राम के बेसिस पे मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। ठीक है, देखो एग्जांपल, रमन इज फेसिंग नॉर्थ। अगर रमन यहाँ पर है, रमन का फेस कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ में, यानी कि वो ऊपर देख रहा है ऐसे। ही स्टार्ट्स वॉकिंग एंड वॉक्स फॉर 30 मीटर स्ट्रेट। ठीक है, वो 30 मीटर का स्ट्रेट, डन। देन टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 40 मीटर, और वहां से उसने क्या लिया, राइट टर्न लिया। अब मेरा फेस नॉर्थ की तरफ है, तो राइट टर्न इधर इधर की तरफ जाएगा, कहाँ कितना में 40 मीटर्स। अब देखो 40 मीटर से 30 मीटर के रिस्पेक्ट में होना चाहिए ज्यादा, अगर नहीं होगा तो आंसर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, ज्यादा होना ही चाहिए। नाउ नेक्स्ट, ही अगेन टर्न टू हिज राइट एंड वॉक्स 60 मीटर्स। फिर से वो राइट टर्न लेता है। अब मेरा फेस ईस्ट की तरफ है, तो राइट टर्न का मतलब क्या, नीचे साउथ की तरफ जाना है। कितना चलना है मुझे, 60 मीटर्स। तो देखो इतना और इसका डबल, कभी 60 होगा, 30 इधर 30 इधर, ओवरऑल 60 मीटर्स। ये आ गए हम उसके अपने एंड पॉइंट। ठीक है, इनिशियल पॉइंट कहाँ था, ये था, और फाइनल पॉइंट क्या हो गया, ये। ओके, अब देखो क्वेश्चंस कैसे आ गए। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ही कवर्ड, उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर करा, देखो 30 मीटर्स, 40 मीटर्स, 60 मीटर्स, कितना हो गया ये 130 मीटर्स। सबको ऐड कर दो। नेक्स्ट देखो, हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एट द एंड ऑफ हिज जर्नी। आखिर वो कितनी दूर है स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट में। ओके, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ। अब देखो हाउ फार का मतलब क्या होता है, हाउ फार का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस।
हाउ फार हो या फिर डायरेक्ट पूछे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हाउ फार हो या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब पता है आप लोगों को, हम इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, पढ़ी थी साइंस में, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं हमारी पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। देखो क्या ये कुछ ऐसे है, दिस इज O, दिस इज A एंड दिस इज B। ठीक है, O A क्या हो गया मेरा, बेस हो गया। ठीक है, बेस देखो 40 मीटर्स है। डन, देखो A और B ये पूरा 60 है, ये 30 है, तो ये भी कितना होगा मेरा 30 मीटर्स होगा। अब मुझे ये फाइंड आउट करना है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, हाइपोटेनस निकालनी है। ये क्या हो गया मेरा परपेंडिकुलर हो। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, हाइपोटेनस। देखो यही होता था, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर। हम कुछ ऐसे ही करते थे। बेस स्क्वायर देखो, बेस स्क्वायर क्या हो गया 1600, 40 का स्क्वायर कर रहे हैं, 30 का स्क्वायर मतलब 900। और देखो एच पे मेरा स्क्वायर था, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट का हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 2500। 2500 का मतलब हो गया मेरा 50 मीटर्स। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा 50 मीटर्स। डन, ठीक है। नाउ इन विच डायरेक्शन इज द फाइनल पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल पॉइंट। आखिर हमारा फाइनल पॉइंट किस डायरेक्शन में है इनिशियल पॉइंट की रिस्पेक्ट में। देखो फाइनल पॉइंट किस डायरेक्शन में है इनिशियल पॉइंट की रिस्पेक्ट में। अपने आप को अज्यूम करना है इनिशियल पॉइंट पर और कहाँ फेस करना है फाइनल पॉइंट। तो देखो कहाँ हो जाएगा, ये होगा साउथ और ये होगा ईस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा साउथ ईस्ट। ठीक है, सिमिलरली इसको मैं जस्ट रिवर्स कर रही हूँ। रिवर्स करने का मतलब ये है, इन विच डायरेक्शन इज द इनिशियल पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल पॉइंट। देखो फाइनल पॉइंट के रिस्पेक्ट में इनिशियल पॉइंट कहाँ पर है, ये मेरा हो गया नॉर्थ और ये हो गया मेरा वेस्ट। तो ये क्या हो गया मेरा नॉर्थ वेस्ट। बताओ क्लियर है, डन, ठीक है। सो ये ओवरऑल कौन सा क्वेश्चन था हमारा, जर्नी बेस्ड। ठीक है, अब चलिए, अब है मेरे पास एक क्वेश्चन। माधुरी ट्रेवल्स 14 किलोमीटर वेस्टवर्ड्स। ओके, माधुरी ट्रैवल कर रही है वेस्टवर्ड, यानी कि वेस्टवर्ड का मतलब क्या हो गया, वेस्ट की तरफ ट्रैवल कर रही है, राइट। देखो माधुरी चलना स्टार्ट करती है और जाती है वेस्ट की तरफ। तो वेस्ट की तरफ का मतलब क्या है, वो इस तरफ चलती है और चल कितना रही है 14 किलोमीटर्स। डन, ओके। देन टर्न लेफ्ट, एंड जब मेरा फेस वेस्ट की तरफ है तो लेफ्ट का मतलब क्या हो गया नीचे, एंड ट्रैवल फॉर 6 किलोमीटर्स। अच्छा 14 कितना बनाया, तो 6 से कम बनाना पड़ेगा, कितना बनाके छोड़ दो। ठीक है, थोड़ा सा वैसे ज्यादा बनाना चाहिए, कितना बनाके छोड़ देते। ठीक है, नेक्स्ट, एंड फर्दर टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड ट्रैवल्स फॉर 26 किलोमीटर्स। अच्छा देखो 14 किलोमीटर्स यहाँ तक और उसके आगे भी तो जाएगा, तभी तो 26 होगा। तो देखो ये 14 किलोमीटर्स रह जाएगा और ये कितना रह जाएगा 12 किलोमीटर्स, तभी तो बनेगा। ठीक है, ये था इसका इनिशियल पॉइंट और ये था इसका फाइनल पॉइंट। अब देखो मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हाउ फार इज माधुरी नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। यानी कि इस बार में मुझे क्या बताना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है। हाउ फार का मतलब क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखो इधर से लेके यहाँ ये 12 है, ये कितना है 6 किलोमीटर्स। क्या मैं बता सकती हूँ हाइपोटेनस कितनी होगी, मेरे को बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है। देखो 144 यानी कि बेस स्क्वायर प्लस 6 क्या हो गया मेरा 36, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरा अंडर रूट 180 किलोमीटर्स। बताओ 180 किलोमीटर्स है मेरे पास, यानी कि आंसर क्या होगा मेरा ऑप्शन नंबर ए। बताओ, डन, क्लियर सभी को क्वेश्चन ये, ठीक है। चले आगे, चलो नेक्स्ट। ओके, सो ये क्वेश्चन आप ले लीजिए एज होमवर्क। ठीक है, हम आगे नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। ओके, डायरेक्शन का हमारा नेक्स्ट टाइप क्या है, देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, लेट्स सपोज हम बात करते हैं, मैं अगर हूँ नॉर्थ में, तो यानी कि मैं वहां पर 0 डिग्री पे। देन नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या हो गया 45 डिग्रीज। देन ईस्ट का मतलब क्या हो गया 90 डिग्रीज। ये क्या हो गया, मैं सॉरी हाँ 90 डिग्रीज। देन 135 डिग्रीज, नेक्स्ट 180 डिग्रीज, राइट। ये हो गया 180, पूरी एक स्ट्रेट लाइन बन गई।
नेक्स्ट देखो 180 डिग्रीज में हमने क्या करना है, प्लस करना है 45, यानी कि कितना आ जाएगा 255 डिग्रीज। नेक्स्ट 270 डिग्रीज, नेक्स्ट इज 315 डिग्रीज एंड ये वापस आ गए, हम देखते कितना हो गया मेरा 360 डिग्रीज। हम क्या पूरा सर्कल रोटेट करके वापस आ गए पोजीशन पर, राइट? ये बात क्लियर है? चलिए अब देखते हैं इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखो अब मैन इज फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट, अगर मैन का फेस किस तरफ है, वेस्ट की तरफ, ओके अगर मैन का फेस है वेस्ट की तरफ, यानी कि उसका फेस इस तरफ है, इस डायरेक्शन में है, एंड टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज यानी क्लॉक की तरफ मूव करें, यहाँ पर क्या ऐसे, ठीक है, एंड अगेन 180 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब है कुछ ऐसे, ठीक है, एंड टर्न्स 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा देखो ध्यान से, 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, कितने टर्न्स लगेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 टर्न लग रही है, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6, तो हम कहाँ पर आ गए घूम के, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आ गए, ठीक है। तो अब मुझसे पूछ रहा है विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ, तो आंसर क्या होना चाहिए मेरा, साउथ ईस्ट होना चाहिए। आई गेस कुछ तो प्रॉब्लम is facing west 45 degrees clockwise, then okay 45 डिग्रीज के बाद 180 डिग्री टर्न कर रहा है ना, तो 180 डिग्री का मतलब क्या हो गया, हमने कहा था आना है यहाँ साउथ ईस्ट को, देन हम साउथ ईस्ट से हम वापस से टर्न करेंगे, ठीक है, और हम कहाँ पहुंच जाएंगे पोजीशन पर, ठीक। अब देखो एक तो ये तरीका हो गया, हम इसको पूरा ऐसे घुमाएं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है जो बिल्कुल वैलिड है एग्जाम में करने के लिए, वो देखो हो गया, जितनी भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है सबको ऐड कर दो, और जितनी भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है सबको ऐड कर। देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन कितनी है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, डन, ठीक है। देन उसके बाद 180 डिग्री क्लॉकवाइज, डन, लिख दो। नेक्स्ट देखो 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, लिख दो, ठीक है। अब ध्यान से देखो आखिर इन टोटल मैंने कितनी क्लॉकवाइज टर्न करी है, तो इट्स 225 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज मैंने कितना टर्न करा है 270 डिग्री, 225 270, नेट चेंज कितने का है मेरा ये बताओ। अगर मैं नेट चेंज की बात कर रही हूँ तो यानी कि 270 माइनस 225 इज 45 डिग्री, 45 डिग्रीज का ना नेट चेंज। अब 45 डिग्रीज किस डायरेक्शन में मूव करेगा, वो मूव करेगा मेरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसमें करेगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर मेरा फेस वेस्ट की तरफ और मैं एंटी क्लॉकवाइज जाती हूँ तो मैं कहाँ पहुंच जाती हूँ, साउथ वेस्ट पहुंच जाती हूँ। तो आंसर क्या होगा मेरा साउथ वेस्ट, सबसे बेस्ट तरीका यही है करने का क्वेश्चन, ठीक है। जितने भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ऐड करो, जितने भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है सबको ऐड कर दो, ठीक है। दोनों के बीच में देख लो आखिर नेट चेंज कितने का आ रहा है और आंसर मार्क कर दो, दैट्स इट, डन। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ। अब देखो ये किसका क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ गया मेरा रोटेशन ऑफ अ डायरेक्शन का। अभी तक रोटेट कर रहा था पर्सन, और अब क्या रोटेट कर रहा है, अब कौन रोटेट कर रहा है, अब रोटेट कर रहे हैं हमारी डायरेक्शन। देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, ठीक है, ओके। अब देखो हमसे क्या बोल रहा है वो, इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, जो साउथ ईस्ट था वो क्या बन गया नॉर्थ, नॉर्थ के ऑपोजिट क्या हो जाता है साउथ, ठीक है। नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलती है तो क्या आता है ईस्ट, ईस्ट के ऑपोजिट कौन क्या होता है मेरा वेस्ट, यही होता है, ठीक है। डायरेक्शंस कभी भी मूव नहीं करती हैं, डायरेक्शंस वही रहती हैं जहाँ फिक्स है, बस हम उसे रोटेट कर रहे हैं। एक तरह से ये सोच लो कंपास है मेरे पास, उसको मैंने रोटेट कर दिया, ठीक है। अब देखो नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, ठीक है, मतलब नॉर्थ ईस्ट मेरा अपने आप ही वेस्ट आ गया, बस मुझे इतनी सी पोजीशन पता होगी मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती हूँ, मुझे और किसी भी चीज की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। अब मुझसे पूछ रहा है व्हाट विल वेस्ट बिकम, अब वेस्ट क्या बन जाएगा, अब देखो वेस्ट यहाँ पर है, अब वेस्ट क्या बनने वाला है, इस बार वेस्ट क्या बन गया साउथ ईस्ट, तो आंसर क्या होगा मेरा ऑप्शन नंबर बी साउथ ईस्ट। बताओ क्या रोटेशन ऑफ अ डायरेक्शन क्लियर है सभी को। अभी तक हमने क्या करा, पहले जर्नी बेस्ड करा, देन हमने क्या करा रोटेशन ऑफ अ पर्सन करा, अब हमने क्या करा रोटेशन ऑफ अ डायरेक्शन, तीनों के हमने एक क्वेश्चन कर लिया। बताओ क्लियर, चले आगे, ठीक है। चलिए अब मेरे पास है टाइप 3 इज शैडो बेस। अब देखो शैडो बेस कैसे, हाँ जी, अगर हम बात करते हैं शैडो की, ठीक है, तो मुझे ये बताओ सबसे पहले कि आखिर मॉर्निंग में सन कहाँ होता
मॉर्निंग में सन का होता है ईस्ट में, और शैडो कहाँ फॉर्म होती है? शैडो फॉर्म होती है हमारे जस्ट उसके ऑपोजिट वेस्ट में, राइट? ओके, ऐसे ही अगर मैं बात करती हूँ इवनिंग, तो इवनिंग में सन कहाँ होता है? इवनिंग में सन होता है मेरा वेस्ट में, ठीक है। एंड शैडो कहाँ फॉर्म होगी? जस्ट उसके ऑपोजिट, वो कहाँ हो गया मेरी ईस्ट में। बताओ, क्लियर है? मॉर्निंग में सन कहाँ होता है मेरा ईस्ट में, शैडो कहाँ बनेगी वेस्ट में, इवनिंग में सन का होगा ईस्ट में, शैडो का। अच्छा ठीक है मैम, ये तो हमें पहले से पता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं आपके दोपहर के 12 बज रहे हैं, 12 नून, अब मुझे बताओ कि शैडो कहाँ फॉर्म होगी? ईस्ट में होगी या वेस्ट में होगी? और सन का होगा। अगर हम बात करें 12 o'clock की, 12 नून की, तो मेरा सन कहाँ होता है? सन होता है जस्ट हमारे ओवर द हेड, तो कोई भी शैडो फॉर्म नहीं होती है। शैडो क्या हो जाती है? मेरे पैरों के बीच में आ जाती है, बिल्कुल नीचे आ जाती है, तो हमें कोई भी शैडो रिफ्लेक्ट नहीं करती, दिखती नहीं है, ठीक है। तो यानी कि 12 नून पे कोई भी शैडो फॉर्म नहीं होती है, ठीक है। अब इस पॉइंट को आपने याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में आपको कई बार वो टाइमिंग्स को लेके भी क्वेश्चन पूछ लेता है, एट 2 नून, मतलब एट 2 PM, तो बताओ कहाँ बनेगी शैडो, ठीक है। ऐसे करके कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेता है। देखो, 12 नून से पहले वाली टाइमिंग पे हम केस कंसीडर करते हैं मॉर्निंग का, कि मेरा सन होगा ईस्ट में, शैडो का बन रही होगी वेस्ट में। 12:12 भी हो गया, मतलब 12:1 हो गए, तो यानी कि हम कंसीडर करेंगे कि केस कौन सा होगा? इवनिंग का, और शैडो कहाँ बनेगी मेरी? ईस्ट में, और सन का होगा मेरा वेस्ट में, ठीक है। 12 से पहले मॉर्निंग केस, 12 के बाद इवनिंग केस। बताओ, क्लियर? डन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे आ गया। One morning after sunrise, Vikram and Shailesh were standing in the tank and with their backs towards each other. Okay, एक दूसरे को बैक करके खड़े हैं। Okay, देखो विक्रम को यहाँ रख लेते हैं in a tank with their backs towards each other, एक दूसरे को बैक करके खड़े हैं। Okay, तो इसका फेस यहाँ होगा, शैलेश का फेस कहाँ होगा? फिर ऊपर होगा। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे थोड़ा सा अज्यूम कर रहे हैं चीजों को, कि मैंने अपने अकॉर्डिंगली क्या मान लिया कि विक्रम कहाँ देख रहा है? साउथ की तरफ देख रहा है, ठीक है। और शैलेश कहाँ देख रहा है? नॉर्थ की तरफ देख रहा है, क्योंकि उसका फेस ऊपर है, और एक दूसरे को कैसे खड़े? ऐसे खड़े हैं, एक दूसरे को बैक करके खड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए अब देखो आगे। With their backs towards each other, Vikram shadows fell exactly towards the left hand side. विक्रम के shadows के अपनी लेफ्ट हैंड साइड में पड़ती है। देखो विक्रम का फेस का है साउथ में, नीचे देख रहा है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड कौन सी होगी? ये वाली साइड होगी, यानी कि दिस साइड, ठीक है। अगर ये वाली साइड उसकी लेफ्ट है, तो उसकी शैडो तो अपने पास ही बनेगी, यहाँ पर ही बनेगी, उसकी शैडो अपने पास बनेगी। अब मुझे बताओ कि आखिर विक्रम का फेस कहाँ पर होगा? मुझे क्या बताना है? ओके, इन विच डायरेक्शन शैलेश वाज फेसिंग। ओके, शैलेश का फेस बताना है कि किस तरफ होगा, ठीक है। देखो विक्रम की शैडो यहाँ बन रही है, और मुझे क्या दे रखा है? वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज। वन मॉर्निंग में मुझे ये बताओ सबसे पहले, आखिर मॉर्निंग में सन का होता है? मॉर्निंग में सन का होता है? सन होता है मेरा ईस्ट में, और शैडो कहाँ बनती है मेरी? वेस्ट में, यही होता है। अब शैडो कहाँ बन रही है मेरी? वेस्ट में, तो दैट मीन्स कि ये वाला क्वेश्चन क्या होगा? ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया मेरा? वेस्ट। अब मुझे बताओ वेस्ट के जस्ट ऑपोजिट क्या होता है? ईस्ट होता है। वेस्ट के जस्ट ऑपोजिट क्या होता है? ईस्ट होता है। देखो ये क्या होगा फिर? ये क्या होने वाला है? ये होगा मेरा नॉर्थ, ऐसे ही चलता है, नॉर्थ से 90 डिग्री पे ही आता है ईस्ट, और यहाँ पर क्या आने वाला है? साउथ। बताओ ये होगा, ठीक है। अब मुझसे पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन शैलेश वाज फेसिंग। शैलेश का फेस देखो कहाँ पर है? ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ मतलब क्या है कि शैलेश का फेस कहाँ है? साउथ में है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि विक्रम का फेस है, विक्रम का फेस है नीचे, विक्रम का फेस मतलब कहाँ पर है? नॉर्थ में है। बताओ क्या ये क्लियर है? शैडो बेस। बेस्ट पार्ट ये है कि शैडो बेस से ना एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत कम पूछते हैं। मोस्टली आपसे क्वेश्चंस पूछेगा आपके जर्नी बेस्ड के आएंगे, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चंस आपके किस पे होंगे? जर्नी बेस्ड पे ही, ठीक है। इनिशियल डायरेक्शन, फाइनल डायरेक्शन, इसी के रिगार्डिंग वो क्वेश्चंस पूछ रहा होगा। बताओ क्या ये क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं एक बार बाकी क्वेश्चंस। बाकी क्वेश्चंस आप ले लीजिए आज होमवर्क, ठीक है। ठीक है, ये सारी क्वेश्चंस है आपके होमवर्क के लिए,
आप लोग इन्हें ट्राई करेंगे, ठीक है, देखते हैं कि आखिर आप लोगों को कितना समझ में आया। चलिए मिलते हैं अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में विद LR2। ओके, थैंक यू गाइस।